कहानियां ऐसी पढ़ी हैं जहां कमजोर हारे हुए और बेकार लोग मरकर भी इनकारनेट होते हैं और बाद में ओवर पावर्ड बन जाते हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने मरने से पहले ही कई अचीवमेंट्स हासिल कर ली थी। उसकी मौत का कारण अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन जब उसकी मौत होती है तो वह अपनी आंखें एक बच्चे के रूप में खोलता है, और जहां उसे एक शाही महल में जगने की उम्मीद थी, वहां वो एक साधारण घर में उठता है। उसकी माँ का नाम एलिस है, जो एक बहुत ही दयालु और लविंग औरत है, और उसके पिता रेनॉल्ड हैं, जो डिपेंडेबल और कैरिज्मेटिक हैं। अगर उनकी ओकेस चाइल्डनेस को नजरअंदाज किया जाए, जिस ईरा में राजा का पुनर्जन्म हुआ है, वो काफी आर्कक और ट्रेडिशनल है। हफ्तों तक अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने के बाद राजा को लगता है कि उसने इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह गलत था। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है। जब उसकी माँ हीलिंग मैजिक से उसके पिता की शरारत से हुए घाव को ठीक करती है, तभी उसे एहसास होता है कि ये दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्टेड लगता है, ताकि इस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख सके। जिस दिन से उसे इस जगह के बारे में पता चला, वह हर रात चोरी से बाहर निकलकर इसे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये दुनिया तीन बड़े किंगडम में डिवाइडेड है। एलेनोर, जो जंगलों के बीच बसा एल्ब्स का राज्य है। डर्व, जो दवा का एक विशाल अंडरग्राउंड किंगडम है। और सैप, जो ह्यूमंस का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो सेम है, लेकिन यहाँ राजा बनना अर्नड नहीं बल्कि इनहेरिटेंस की पिछली दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। वो रियलाइज एडवांसमेंट की कमी की सबसे बड़ी वजह मैजिक की प्रेजेंस है। तभी से उसने मैजिक की फंडामेंटल्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। उसकी पुरानी दुनिया में एक ऊर्जा थी जिसकी सही कहते थे, जिससे वॉरियर्स अपने शरीर और हथियारों को मजबूत करते थे। लेकिन इस दुनिया में इससे मिलती जुलती एक एनर्जी माना के रूप में एग्जिस्ट करती। फर्क बस इतना है कि सिर्फ इंसान के अंदर होती है, जबकि माना हर जगह मौजूद होती। माना कंट्रोल करने की एबिलिटी जेनेटिक होती है। लगभग 100 में से सिर्फ एक बच्चा इसे नेचुरली पॉजेस करता है। मैजिक को यूज करने के दो कॉमन तरीके हैं, ऑगमेंटिंग और कंजरिंग। ऑगमेंट्स अपने शरीर को माना से एनहांस करके इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनकी वीकनेस इनकी लिमिटेड रेंज हो है। वहीं कंजर्स अपने आसपास की माना को यूज करके स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इंटरनल माना कोर के साथ साथ एक्सटर्नल माना भी यूज करनी पड़ती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी माँ एक रेयर टाइप की मेज है जिसे डेविएट कहा जाता है, और स्पेसिफिकली वो एक एमिटर है। एमिटर्स रेस्टोरेशन मैजिक में स्पेशलाइज करते हैं। जो बुक राजा ने पढ़ी थी, उसके हिसाब से किसी भी मेज की पहली अवेकनिंग अर्ली एडोलेसेंस और लेट टीनेज ईयर्स के बीच होती, जब उनका माना कोर डेवलप होता है। माना कोर का कॉन्सेप्ट उसकी पुरानी दुनिया के की सेंटर से काफी सिमिलर लगता है। उसकी ओल्ड वर्ल्ड में बच्चों को मेडिटेशन करके अपने बॉडी के अंदर स्कैटर्ड की फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करके एक की सेंटर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जब राजा खुद इस टेक्निक को ट्राई करता है तो उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, उसकी माँ उसे इंटरप्ट कर देती है। समय तेजी से बीतता है और देखते ही देखते 2 साल निकल जाते हैं, लेकिन एलिस को अभी भी लगता है कि वह अपने बेटे को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। उसने उसका नाम आर्थर रखा है, और वह उसकी लाइफ का सबसे प्रेशियस और एडोरेबल हिस्सा है। एक दिन एलिस देखती है कि उसका हस्बैंड उनके छोटे से बेटे को स्टिक से फाइट करना सिखा रहा है, जिससे उसकी नाराजगी बढ़ जाती है, क्योंकि आर्थर तो अब भी ठीक से चल भी नहीं पाता। एलिस हर छोटी बड़ी चीज को डॉक्यूमेंट करना पसंद करती है, और ऐसे मोमेंट्स उसकी डायरी में हमेशा एक स्माइल ऐड कर देते हैं। उसे ये भी पता चला है कि आर्थर को अशब के सेंट्रल मार्केट में जाना बहुत पसंद है। पहले वो हफ्ते में 1-2 बार ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती थी, लेकिन अब आर्थर की वजह से ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन जाती है। वो खुद को समझाती है कि वो आर्थर को स्पॉइल नहीं कर रही, बल्कि ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आर्थर को नई चीजें सीखना पसंद है, और ताजा फूड घर लाना तो बस एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आर्थर को इतने फास्ट ग्रो होते देख एलिस कभी कभी सोचती है कि जब वह बड़ा होगा तो कैसा होगा। उसे पूरा यकीन है कि राय जैसे फादर के साथ आर्थर को एडवेंचर का बहुत शौक होगा, लेकिन उसे उसकी सेफ्टी की चिंता भी रहती है। बस काश वो आर्थर के फ्यूचर को थोड़ा और सेफ बना पाती। उसे पूरा यकीन है कि आर्थर को एडवेंचर बनने में दिलचस्प भी होगी, लेकिन वह उसकी चिंता किए बिना नहीं रह सकती। वह बस यही उम्मीद करती है कि वह उन नाइव यंग टीन से बेहतर करेगा, जो बड़े एडवेंचरर बनने के ड्रीम्स देखते हैं। काश वह उसकी परपेचुअल हैबिट को रोक पाती। हर बार चोरी छिपे स्टडी रूम में घुसने की आदत, यहाँ तक कि उसे टेम्प्ट कर चुका है कि उसका क्रिब सीधा स्टडी रूम में ही शिफ्ट कर दे। लेकिन यह फैसला किसी और दिन के लिए सही रहेगा।
अब तक ये वही ओवरव्यू है जो एलिस ने पिछले 2 सालों में अपने बेटे के बारे में सीखा है। एक दिन जब आर्थर विंडो से झांक रहा था, उसने अपने पिता को मैजिक की तैयारी करते देखा। रेनॉल्ड ने अपनी आईज क्लोज कर ली ताकि कंसंट्रेशन कर सके। उनकी गहरी फोकस देखकर आर्थर की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई, ये जानने के लिए कि उनके पिता कौन सा मैजिक करने वाले हैं। अचानक जमीन पर पड़े पेबल्स हवा में उठने लगे। जैसे ही रेनॉल्ड अपने एंचामेंट के शिखर पर पहुंचे, वह कंकड़ टूचा कुछ फीट ऊपर तैरने लगे। आर्थर ये देखकर टोटली डिसअपे महसूस करता है, जबकि उसके पिता अपनी उपलब्धि से काफी संतुष्ट दिखते हैं। आर्थर को यह हास्यास्पद लगता है कि 3 मिनट की एटम फोक सिर्फ कुछ पेबल्स उठाने में लग गए। वह सोचता है कि ये काम शारीरिक रूप से करना ज्यादा आसान होता। उसी समय एलिस भी विंडो के पास आ जाती है। बाहर देखते ही उसका एक्सप्रेशन हल्की झुंझलाहट में बदल जाता है, क्योंकि उसके पति ने फिर से फ्रंट यार्ड खराब कर दिया था। अब तक आर्थर ने यह जाना कि उसके पिता एक ऑगमेंटोर हैं, जिससे उसकी खुद के बारे में क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। वह सोचता है कि जब उसकी मनाकोर अवेकनिंग होगी तो वह क्या बनेगा। कुछ देर अपने पिता को अभ्यास करते देखने के बाद आर्थर रिट्रीट करने का फैसला करता है। जय ऐसे ही वह बेंच से उतरने की कोशिश करता है, वह स्टम्बल कर गिरने लगता है। उसकी आईज आधी बंद होती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन एलिस इसे गलत समझ लेती और सोचती है कि वह स्लीपिंग में उठा लेती है, ये सोच कर कि अब उसके नैप टाइम का समय हो गया है। लेकिन पोर बॉय तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर अरेस्टली रिक्वेस्ट करता है कि उसे पढ़ने दिया जाए। उसकी नो सेंसर एलिस उसे मना नहीं कर पाती और उसे एक किताब पढ़ने देती है। आर्थर अपने सामने एक बड़ी किताब खोलकर बैठ जाता है, जो उससे भी बड़ी होती है। तभी बाहर से क्रशिंग नॉइज आती है। एलिस को डर होता है कि कहीं उसके क्लमसी हस्बैंड ने फिर कोई पेड़ ना गिरा दिया हो। वह तुरंत बाहर भागती है, जिससे आर्थर को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपनी मैनको और फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करने। इस दुनिया के बारे में नॉलेज एक्यूमेटिका मैनको और फॉर्मेशन में हुई प्रगति थी। पिछले 2 सालों में उसने बड़ी मेहनत से टेंस ऑफ थाउजेंड्स छोटे माना फ्रेगमेंट्स को अपने शरीर के अंदर मूव किया और उन्हें सोलर प्लेक्सस के पास गैदर किया। आर्थर समझता था कि आमतौर पर पेडोले तक मन कोर प्राकृतिक रूप से बनता है, क्योंकि फ्रेगमेंट्स बहुत धीरे धीरे सेंटर की ओर बढ़ते हैं, जिससे ये एक कठिन प्रक्रिया बन जाती। लेकिन हमारे छोटे राजा ने अपनी रिलेंस एफर्ट से इसे लगभग पूरा कर लिया था। बस आखिरी फ्रेगमेंट रखना बाकी था। जैसे ही उसने आखिरी फ्रेगमेंट रखा, एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, जिसने पूरे घर को एक पावरफुल ब्लास्ट में उड़ा दिया। बाहर रेनॉल्ट ने तुरंत एलिस को अपनी आर्म्स में लेकर शील्ड कर लिया, ताकि वह सीरिंग हीट और डेबी से सुरक्षित रहे। जब डस्ट है तो डेव कपल अपने नष्ट हुए घर घर को देखता है। एलिस सदमे और दुख से ना जमी रह जाती है। वे दोनों तुरंत मलबे की ओर भागते हैं ताकि आर्थर को देख सके। रेनॉल्ड बेतहाशा मलबा हटाने लगता है, लेकिन जब वह अपने बेटे को देखता है तो उसकी चिंता जल्दी जल्दी शॉक और फिर अमेजमेंट में बदल जाती। वहां उस पूरे विध्वंस के बीच आर्थर हवा में कैजुअली फ्लोट कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसका छोटा सा शरीर हल्की माना ग्लो से घिरा था। अपनी मना कोर फॉर्मेशन पूरी करने के बाद आर्थर धीरे धीरे जमीन पर उतरता है और पहली बार वह अपने मनाकर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। ये एहसास उसे बहुत अच्छा लगता है, मानो दुनिया और भी वाइब्रेंट हो गई हो। यहाँ तक कि उसके आसपास के पेड़ भी पहले से ज्यादा ग्रीन लग रहे थे। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाउस डिस्ट्रॉयड हो चुका है और उसे कोई अंदाजा नहीं कि ये कैसे हुआ। 5 साल बाद उस दुर्घटना के बाद 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान उसकी माँ ने उसे रीडिंग और राइटिंग सिखाई और साथ ही मनाफ मैनिपुलेशन और ऑगमेंटेशन के बेसिक्स। शुरुआत में क्योंकि उसका शरीर इंस्पायरिंग के लिए बहुत छोटा था, उन्होंने बेसिक बॉडी वर्कआउट पर ध्यान को कुछ समय पहले उसके पिता ने तय किया कि अब आर्थर को अपनी 3rd बर्थडे पर मिले लकड़ी के तलवार से अभ्यास करना चाहिए। रनल्स उसे बाहर ट्रेन करने ले जाता। आर्थर अपनी नई लकड़ी की तलवार पकड़कर खड़ा होता है और उसके पिता एक ट्री ब्रांच पकड़कर उसे बताते हैं कि उसे मना फ्लो को अपनी ब्रीदिंग के साथ मिलाना। जिस तरह तुम्हारा हार्ट और लंग्स एक ऑर्गन है, उसी तरह तुम्हारा मन कोर भी एक ऑर्गन है, उसके पिता समझाते हैं। लेकिन आर्थर को लगता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट और वेग इंस्ट्रक्शन किसी लिटरली 4 साल के बच्चे को कुछ सिखाने के लिए काफी नहीं। वह अपनी स्टंस लेता है और कुछ प्लेफुल एक्सचेंज शुरू करता है अपने पिता के साथ स्पार करते हुए। रेनॉल्ड तो क्लियरली एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आर्थर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। उसे पता था कि उसके पिता उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वह कुछ नोट वर्दी हासिल नहीं कर लेता। कोई और चॉइस ना देखकर उसने हिम्मत जुटाई और अपनी वुडन स्वॉर्ड इतनी जोर से घुमाई कि उसके पिता के हाथ में पकड़ी स्टिक टूट गई। ये सिग्निफिकेंट मूव करने के बाद उसने तुरंत अपनी पढ़ाई पर लौटने की इच्छा जताई। जैसे ही वह वापस अपनी मैजिक स्टडीज में डूबा,
हमने जाना कि इस दुनिया में ताकत को व्यक्ति के माना कोर के रंग से मापा जाता है। माना कोर की शुरुआत काले रंग से होती है, जो शरीर में मौजूद इम्प्योरिटीज जैसे कि खून और अन्य पार्टिकल्स से भरी होती है। समय के साथ ये इम्प्योरिटीज फिल्टर हो जाती हैं और कोर का रंग बदलकर और शुद्ध और पावरफुल बनता जाता है। प्रोग्रेशन इस प्रकार होती है: ब्लैक सेड, बो रेड, ऑरेंज, येलो सिल्वर और आखिर में व्हाइट। हर स्टेज को 3 शेड्स में डिवाइड किया जाता है: डार्क, सॉलिड और लाइट। हल्के रंग का मतलब होता है ज्यादा प्योरिटी और ज्यादा स्ट्रेंथ। जैसे ही आर्थर पूरी तरह से कंसंट्रेशन में डूबा था, उसकी माँ ने आकर उसे डिनर के लिए बुलाया। खाना खाते समय आर्थर बार बार अपनी स्टडीज में हो रहे इंटरप्शन से इरिटेट हो रहा था। तभी रेनॉल्ड ने बात छेड़ी कि आर्थर के लिए एक प्रॉपर मेंटर ढूंढना चाहिए, जिससे वह अपने स्किल्स को और डेवलप कर सके। एलिस तुरंत ऑब्वियसली या ऑब्जेक्ट करती है, ये कहकर कि आर्थर अब भी सिर्फ 4 साल का है और इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी किसी दूर के शहर नहीं जा सकता। रेनल्ड्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई भी रैंडम सिटी नहीं है, बल्कि उसका ट्रस्टेड फ्रेंड खुद आर्थर की देखभाल करेगा। आर्थर अपने पेरेंट्स की ये बैक एंड एंड चौथी डिस्कशन सुनकर एग्जॉस्ट महसूस कर रहा था, लेकिन तभी वे दोनों उससे उसकी ओपिनियन पूछते हैं। उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह बड़े शहर जाकर किसी रियल टीचर के अंडर में सीखना चाहता है। अपना एमसी सोचकर अनसेट हो जाता है कि उसके पिता एक 4 साल के बच्चे से इतना बड़ा डिसीजन लेने की उम्मीद कर रहे हैं। खैर, वह किड एक्ट करता है और मासूमियत से पूछता है, हम सब साथ में नहीं जा सकते क्या? एक पल की खामोशी छा जाती, फिर अचानक वे सब जोर से चकल करने लगते हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने ये पॉसिबिलिटी सोची ही नहीं थी कि वे खुद भी अपने बेटे के साथ जा सकते हैं। इस तरह फाइनल डिसीजन होता है कि वे सब जायरस सिटी साथ में जाएंगे। जर्नी बिगिंस। आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्हें अपना घर छोड़कर जर्नी शुरू करनी। लेकिन वे अकेले नहीं थे, कुछ एडवेंचरर्स भी उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे। रेनॉल्ड ने एक एडवेंचरर से मुलाकात की और आर्थर को उनसे मिलवाया। छोटा लड़का तुरंत रिस्पेक्टफुली अपना सिर झुकाता है और उनके साथ यात्रा करने के लिए आभार व्यक्त करता है। यह एडवेंचरर आर्थर के मैनर्स देखकर खुश हो जाता है और उसे पसंद करने लगता है। उसका नाम क्रंच है, जिन्हें जो एक ऑगमेंट है और उसकी स्पेशलिटी है स्पीयर है। एंजेला रोज जो एक कंजरर है और विंड मैजिक में स्पेशलाइज करती, वह अपनी पर्सनालिटी और लुक से ग्रुप में अलग नजर आती है। इसके बाद है डेरन वॉकर, जो एक कंजरर है और उनकी स्पेशलिटी है अर्थ मैजिक। फिर जैस्मिन फ्लेमवर्थी आती है, जो धीरे धीरे कैरेज की तरफ बढ़ रही है। आखिर में है हेलेन शार्ट, जो एक और ऑगमेंट है और उनकी स्पेशलिटी है मैजिक आर्चरी। अब जब सभी मिल चुके थे तो रेनॉल्ट ने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। सभी ने अपने सामान कैरेजेस में लौट की और जर्नी शुरू हो गई। जर्नी का पहला दिन आर्थर अब अपनी विलेज लाइफ के बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। यात्रा जारी रही और डॉन के साथ ही मॉन्स्टर्स भी आ गए, लेकिन एडवेंचरर्स ने उन्हें जल्दी ही खत्म कर दिया और वे रात बिताने के लिए जंगल में कैंप लगा लेते। जैसे ही सभी लोग बोनफायर के चारों ओर बैठकर रिलैक्स कर रहे थे, आर्थर थोड़ा डिजेक्टेड महसूस कर रहा था, क्योंकि ये जर्नी उसे थोड़ी मंडन लग रही थी। तभी हेलन शार्ड उसकी तरफ बढ़ती है और उसके पास बैठकर उसे कैच अप करने लगती है। वह आर्थर के बारे में और जानने के लिए क्यूरियस होती है, क्योंकि रेनॉल्ड ने पूरी यात्रा के दौरान उसे ग्रेट मैजिशियन के रूप में प्रेस किया था। उधर क्रंच उन्हें बातें करता देखता है और डिसाइड करता है कि वह खुद रेनॉल्ड से सन की टेस्टिंग करेगा। बिना किसी वार्निंग के वह आर्थर को ग्रैब कर लेता है और एक क्विक ड्यूल का प्रस्ताव रखता है। अब आर्थर खुद को क्रंच के सामने पाता है और अनश्योर होता है कि क्या उसे सच में एक एडवेंचरर से लड़ना चाहिए। उसकी प्लीडिंग आइज उसके पिता की ओर घूमती है, ये उम्मीद में कि वे उसे इससे रेस्क्यू करेंगे, लेकिन उसके पिता केवल ग्रीन करते हैं और उसे विन करने के लिए चीयर करने लगते हैं। अब आर्थर खुद को ऑटर होपलेस महसूस करता है, ये सोचकर कि उसके पिता सच में यूजलेस हैं। ऐसे मोमेंट्स में यकीन नहीं हो रहा कि उसका पिता ऐसे मौकों पे लिटरली बेकार है। खैर, अपना एमसी स्टेंस लेता है। पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस को याद करते हुए अपनी तलवार को मजबूती से पकड़कर वह तेजी से लॉन्च होता है। दूसरी ओर क्रंच स्टेडी खड़ा रहता है, इनकमिंग अटैक को डॉज करने के लिए रेडी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि अपना एमसी उसकी आंखों के सामने वैनिशर सीधा उसकी बैक के पीछे प्रकट हो जाता है। अपना एमसी अपने छोटे से बॉडी को बैलेंस करता है और अपनी तलवार में थोड़ी मैजिक चैनल करता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो तेजी से स्विंग करता है, लेकिन क्रंच आसानी से अटैक डॉज कर लेता है और अपनी सोर्ड से रिटेल्ड करता है। छोटा लड़का जस्ट इन टाइम नीचे झुककर बच जाता है, जिससे वह अटैक उसके सिर के ऊपर से गुजर जाता है। इसी छोटे से ओपनिंग का फायदा उठाकर वह सीधे क्रंच की रिब्स पर हमला करता है और उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। लेकिन क्रंच इतनी इजली हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपना पैर घुमाकर लड़के को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अपना एमसी फिर से टेक डक करके नैरोली बच जाता है। हालांकि उसने पहला ऑन स्लॉट बचा लिया, लेकिन उसे यकीन नहीं कि वह नेक्स्ट मूव हैंडल कर पाएगा।
क्रंच पहले ही तैयारी कर चुका है और जैसे ही उसका स्टिक कनेक्ट होता है, इम्पैक्ट हमारे लड़के को दूर उड़ा देता है। वह कुछ फीट दूर जाकर गिरता है, उसकी बैक में भयंकर दर्द होता है। डेरन वॉकर तुरंत क्रंच को हल्की सी स्लैप देता है कि उसने एक बच्चे के साथ जरूरत से ज्यादा ओवरबोर्ड कर दी। दूसरी ओर क्रंच पूरी तरह शॉक में था। आर्थर की स्किल्स देखकर उसे समझ नहीं आ रहा कि आर्थर के फादर ने क्लेम किया था कि उसने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, लेकिन यूजुअल की तरह पिता इंसिस्ट करता है कि उसने आर्थर को कुछ नहीं सिखाया। आर्थर की डॉट मदर तुरंत उसे हील करना शुरू कर देती है और उसे स्कोल्ड करती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आर्थर ने इतने समय तक फाइटिंग सीखी। आर्थर इसे कैजुअली ब्रश ऑफ करने की कोशिश करता है और क्लेम करता है कि उसने बस अपने पिता को ऑब्जर्व करके और बुक्स पढ़कर कुछ मूव्स सीख ली। लेकिन क्रंच को यकीन नहीं होता, उसे पूरा भरोसा था कि वह मूव्स सिर्फ बुक्स से नहीं सीखी जा सकती, और अब वह आर्थर से सीखने के लिए बेहद ईगर हो जाता है। इवेंचर सबको वह एक्रोबैटिक मूव्स एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब बाकी ट्राई करते हैं तो वे बुरी तरह फेल हो जाते हैं। कुछ दिन बीत चुके थे जब से उनकी जर्नी जायरस सिटी के लिए शुरू हुई थी। इसी दौरान आर्थर का बर्थडे भी आया और उसे गिफ्ट्स भी मिले। ना सिर्फ बर्थडे की वजह से, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने उन्हें टेक्निक सिखाने में मेहनत की थी। सरप्राइजिंगली जो उसे गिफ्ट देता है वो कोई और नहीं, बल्कि यूजुअली पैसिव रहने वाली जैस्मिन फ्लेम वर्दी थी। एडम हेलन और उसके फादर की प्रोग्रेस डिसेंट चल रही थी। लेकिन आर्थर को यह देखकर और भी सरप्राइज हुआ कि जैस्मिन ने पहले ही कुछ टेक्निक सीख ली थी। एक दिन ग्रुप एक खूबसूरत वाटरफॉल के पास थोड़ा एंजॉय करने के बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का फैसला करता है। धीरे धीरे वे एक डिसलेट और बैरन लैंडस्केप में पहुंचते हैं जो पीछे छूटे लश ग्रीनरी से एकदम कंट्रास्ट में था। जैसे ही ग्रुप थोड़ा लाइट हार्टेड बैटर करता है, वे मजाक उड़ाते हैं कि आर्थर का फादर हमेशा किसी न किसी परेशानी में सबको खींच लेता है। इस बीच आर्थर एक पुस्तक पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था, और इसका कारण था जैस्मिन की लगातार उसे घूरती हुई नजरों का प्रेशर। अचानक उनकी जर्नी जर्नी बैंडिट्स द्वारा इंटरप्ट हो जाती। जैसे ही सभी कॉम्बैट के लिए तैयार होते हैं, बाहर से लूटर्स का तीरों की बैराज शुरू हो जाती है। थैंकफुली एंजेला रोज की विंड मैजिक ज्यादातर एरोस को रोक देती है और प्रोजेक्टाइल्स आमले सली स्कैटर हो जाती हैं। एडवेंचरर्स तुरंत इंटेंस ऑर्डर एक्यूट करते हैं और अपनी रिस्पेक्टिव वेपन्स पकड़कर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलेन बिना देर की अपनी स्टेंस लेती है और बेड ड्रॉ करती है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में बैंडिट्स हिल से स्वम कर रहे थे, उसे यह साफ था कि एक सिंगल एरो काफी नहीं होगा। चारों तरफ से बैंडिट्स ने घेर लिया था और ग्रुप पूरी तरह कॉर्नर्ड था। आखिर का बैंडिट गैंग के डिस्गस्टिंग लीडर की झलक मिलती। वो बिना वक्त गंवाए अपने गस को ऑर्डर्स देता है कि औरतों और बच्चे को जिंदा छोड़ दे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। आखिरकार डैमेज्ड गुड्स ज्यादा कीमत पर नहीं बिकते। यही वो पिवटल मोमेंट था जब आर्थर को एहसास हुआ कि यह दुनिया भी उतनी ही क्रूर थी जितनी वो दुनिया जिसे उसने पीछे छोड़ा था। लेकिन आर्थर अब रेडी था। वो अपने डैगर को मजबूती से पकड़ता है, खुद को बैटल के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, उसकी माँ उसे वर्म हग में खींच लेती है और विस्पर करती है कि घबराने की जरूरत नहीं, कि वो यहाँ है। बैंडिट्स एक और वॉली ऑफ एरोज रिलीज करते हैं, लेकिन डेरन वॉकर तुरंत अपनी अर्थ मैजिक से स्टोन वॉल कंजर करता और ज्यादातर अटैक्स को ब्लॉक कर दे। लेकिन फिर भी बैंडिट्स चारों ओर से ओवरवेलम करने लगते हैं और हर डायरेक्शन से चार्ज करते हैं। कुछ तीर स्टोन वॉल को पार कर गए और सीधे आर्थर आर्थर और उसकी माँ की ओर बढ़ने लगे। लेकिन थैंकफुल होकर एंजेला रोज अपनी विंड मैजिक से इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को डिफ्लेक्ट करके सीन बचा लेती है। आखिरकार बैंडिट गैंग का लीडर अपनी मूव लेता है और पहाड़ी से नीचे उतरकर ग्रुप का सामना करने के लिए आता है, लेकिन हेलेन शार्ड इसे इतनी आसानी से होने देने वाली नहीं है। वह तुरंत अपने एरोज फायर करती है और दो गूंस को गिरा देती है, लेकिन लीडर बड़ी आसानी से उसके शॉट्स डिफ्लेक्टेड कर देता है। इस बीच रेनॉल्ड पूरी ताकत से लड़ रहा है। वो एक ही डैश में कई बैंडिट्स को काट डालता है। तभी एक स्नीक बंदा नोल्स पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलेन उसे ठीक समय पर देख लेती है और एक परफेक्टली एड एरो से उसे खत्म कर देती है। बैटल तेजी से चल रही है और इस दौरान क्रंच भी पूरे एक्शन में है। जब एक मोटा बंदा उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, तो क्रंच तुरंत डॉज करता है और एक के बाद एक डेव पेटिंग स्टेप से उसे नीचे गिरा देता है। वहीं जैस्मिन अपनी डोल डागर्स के साथ बेहद फियर्स दिख रही है। वो बेरहमी से इनके गले काट रही है या उनकी आंखें निकाल रही हैं। बिना किसी हेजन तभी एक क्रीपी बैकग्राउंड में अपनी विप फटकार है सीधा जर्मीला जस्मिन की तरफ, लेकिन उसकी विप गलती से उसके ही आदमी की टांग काट देती है। ये अटैक फास्ट और डेव पेटिंग था, लेकिन जैस्मिन किसी तरह इससे बच जाती है। वो हार नहीं मानता और दोबारा विप मारता है, इस बार इनसेन स्पीड के साथ। लेकिन जैस्मिन अपनी एक्रोबैटिक्स से उसे मैच करती है, डॉज और वीव करते हुए उसके अटैक से बचती रहती है।
हालांकि कुछ मेजर अटैक से बचने के बावजूद उसे कुछ नास्टिक ग्रेजेस लग जाती है, जिससे साबित होता है कि वो भी पूरी तरह इविंसिबल नहीं। आर्थर ये बैटल अटेंटिवली उन ऑब्जर्व कर रहा है, खासकर जैस्मिन और विप बिल्डिंग के बीच की फाइट। उसे महसूस होता है कि जैस्मिन को ओपोनेंट के रेंज अटैक्स से काफी डिसएडवांटेज हो रहा है और उसे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जितना वह मदद करना चाहता है उतना ही उसे डाउट होता है कि क्या वह एक एडल्ट ऑगमेंट के खिलाफ लड़ भी सकता है। अचानक गैरेज से जोर की टक्कर होती है और रेनस बुरी तरह घायल हालत में नीचे गिरता है। साफ दिख रहा था कि वो अपने ओपोनेंट से ओवर पावर हो चुका था, और वो अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि बैंडिट्स का बॉस था। आर्थर जल्दी से अपनी माँ से रेनॉल्ड को हील करने के लिए कहता है, लेकिन एलिस इस पूरे काहो से इतना डेवास्टेट हो चुकी है कि वो अनकंट्रोलेबल रो रही थी, अपनी मैजिक भी यूज नहीं कर पा रही थी। नोल्स उसे रीअश्योरिंगली देता है और कहता है कि उसकी इंजरी जानलेवा नहीं है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर वो अपने बेटे को प्राउडली देखता है और कहता है कि वो लीडर से लड़ सकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक उसे अपने परिवार की सुरक्षा की फिक्र रहेगी। वो एलिस और आर्थर को ट्रेल के रास्ते वापस भागने के लिए कहता है और बिना रुके दौड़ने को कहता है, लेकिन आर्थर रिफ्यूज कर देता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो भी लड़ सकता है। रिनाल्डो सिर पर प्राउड पैट देता है और उसके ब्रेवरी की सराहना करता है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि उसकी असली ड्यूटी उसकी माँ और उसके पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा करना। इससे पहले कि रेनॉल्ड कुछ और कह पाता, आर्थर अपनी जान की कसम खाकर कहता है कि वह अपनी माँ की रक्षा करेगा। रेनॉल्ड सिर हिलाकर उसे जाने के लिए कहता है, इस बात की ओर इशारा करते हुए कि दुश्मनों के पास 4 महज है। बैंडिट लीडर उनके प्लान समझ जाता है और तुरंत अपने आदमियों को हीलर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। आर्थर बिना देरी किए अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और भागने लगता है। तभी एक उन पर झपट है, लेकिन क्रंच बीच में कूदकर दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा था। तभी आर्थर को चौथे बंदे की झलक मिलती। वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ एक मैसिव माना बॉल कंजर कर रहा था। वो तुरंत उस एनर्जी बॉल को आर्थर और उसकी माँ की ओर फेंक देता है। आर्थर इस क्रिटिकल मूवमेंट में अनश्योर होता है कि क्या करे। अगर वह माना यूज करके ब्लॉक करता है तो भी उसकी माँ इतनी तेजी से बच नहीं पाएगी। स्प्लिट सेकंड डिसीजन में वह अपने छोटे पैरों को जमीन पर जड़ से पटकता है, अपनी माँ को हार्म से दूर धक्का देता है। उस हेजी माना बोल के बीच से अपनी डैगर को गॉडल स्पीड से फेंक देता है। आर्थर की फेंकी हुई डैगर सीधा उसकी टांग में जा धंसती है, लेकिन माना बॉल उसे बुरी तरह घायल कर देती है और वो क्लिफ्स की तरफ उड़ता हुआ गिरने लगता है। जैसे ही वह नीचे गिरने लगता है, वह अपने साथ उस मेज को भी खींच लेता है, क्योंकि उसकी नोज की डैगर एक माना स्ट्रिंग से बंधी हुई थी जो उसे मेज को पुल करने में मदद कर रही थी। लेकिन पूरी तरह गिरने से पहले मेज क्लिफ के एज को पकड़ लेता है। दुर्भाग्यवश क्लिफ का वो हिस्सा उसके वेट की वजह से क्रम्बल हो जाता है और दोनों एबिस में गिरने लगते हैं। डोरेन वॉकर आर्थर को मौत के मुंह में गिरते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अर्थ से बनी एक मैसिव हैंड कंजर करता है। लेकिन ऐसे ऐसा लगता है कि वह ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। आर्थर की आंखों में आंसू भरा आते हैं, लेकिन उसे सिर्फ गिरने का ही दुख नहीं है, बल्कि इस बात का भी कि उसका बिग ब्रदर बनने का सपना उसकी आंखों के सामने टूटता जा रहा है। सीन ट्रांजिशन होता है। अब हम एक आदमी के चेम्बर में आते हैं जिसे मालर किंग ग्रे के नाम से जाना जाता है। हमारा बॉय आर्थर इस ओल्ड मैन से मिलने वहां पहुंचता है। मालर ग्रेट ट्यूड एक्सप्रेस करता है कि वह अपना ये काउंसिल का पार्ट बनकर खुश है, लेकिन साथ ही एडमिट करता है कि इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन के बावजूद कभी कभी उसे उन किंग्स की फेम और ग्लोरी से जलन होती है जो अपने विक्ट्री के बाद मिलती है। आखिरकार मालर ग्रे से सवाल करता है कि वह यहाँ अचानक क्यों आया है, एक बूढ़े आदमी से मिलने का उसका क्या मकसद है। तभी ग्रेस साइलेंटली अपनी वॉर मेडल निकालता है जो उसने अपनी लेटेस्ट विक्ट्री के बाद कमाई थी और उसे टेबल पर रखकर वापस जाने लगता है। लीविंग से पहले वो अनाउंस करता है कि वह अब रिटायर हो रहा है। इस दुनिया में जहां डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज जैसी प्रॉब्लम्स फैली हुई थी, वहां वर्स को ड्यूल्स से और आर्मीज को किंग्स से रिप्लेस कर दिया गया था। ग्रे उन्हीं किंग्स में से एक था जिसने अपनी टेरिटरी की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ग्रे का स्टेप डाउन करने का फैसला ना तो एग्जॉशन की वजह से था और ना ही लाइक ऑन ऑफ स्किल की वजह से। उसने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रैंगेस्ट बनने या एंडलेस ग्लोरी में बास करने के लिए डेडिकेट नहीं की थी। उसे सच में तोड़ा था एम्प्टीनेशन ने, उस लोनलीनेस ने जिसमें कोई ऐसा नहीं बचा था जिसे वो चेरिश कर सके, एक ऑर्फन जिसने अपने सारे लव्ड वंस खो दिए थे। अब आर्थर के रूप में नया जन्म लेकर वो एक गहरी यर्म महसूस करता है। वो इस जिंदगी में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, बस एक बार अशब वापस जाकर अपने प्रियजनों को देखने के लिए। कुछ देर बाद आर्थर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती। उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि वह कहाँ है या फिर जिंदा भी कैसे बच गया। पास ही उसे मेज की लाइफस्टाइल और मेस्ड अप होती है कि उसे देखते ही आर्थर का मन घबराने लगता है। फिर भी वो
जमीन पर पड़ा रहता है, पूरी तरह से वन आउट, और तभी एक लीफ आसमान से गिरकर उसके चेहरे पर आ जाती है, जिससे वो अचानक चौंक कर फुल्ली जाग जाता है। उसे पास में एक पानी की पाउच और खाने का एक बैग दिखता है। अपनी लास्ट बिट ऑफ स्ट्रेंथ यूज करके आर्थर घिसते हुए वहां तक पहुंचता है। वो खाना पकड़कर तुरंत खा जाता है, और जितना हो सके उतना पानी पी खाने के बाद वो फिर से एग्जॉशन की वजह से जमीन पर गिर जाता। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं देते और वो फिर से नीचे गिर जाता। इसके बावजूद वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके फाइनली खुद को खड़ा करने में कामयाब हो जाता। सबसे पहला काम जो वो करता है वो है उस मेज की बॉडी से अपनी डैगर निकालना। जब वो ऊपर देखता है तो उसे फाइनली एहसास होता है कि वह कितनी ऊंचाई से गिरा था। ये समझ पाना भी मुश्किल था कि वह इतनी बड़ी फोल से बच कैसे गए थे क्या, लेकिन इस बात पे ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, इसलिए वह अपने लोनली पाथ पर आगे बढ़ने लगता। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही थी। उसका पहला थॉट यही होता है कि कहीं वो डेड मेज उसे कुछ बताने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आवाज दोबारा गूंजती है, इस बार उसे उसके शरीर की कंडीशन के बारे में पूछते हुए पुअर किड हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस मेज की बॉडी को छूकर चेक करने की कोशिश करता है कि कहीं वह तो नहीं। लेकिन तभी वह मिस्टीरियस वॉइस उसे काम करते हुए कहती है कि ये कॉप्स रीएनिमेट नहीं होने वाला, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। आर्थर अचानक इस रीएश्योरेंस से थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन उसकी गार्ड तुरंत वापस ऑफ हो जाती। वो सस्पिशंस बल था। नदिया मिया वॉइस बिना हिचकिचाए कंफर्म करता है कि उसने ही उसे बचाया था, लेकिन जब आर्थर उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है तो वो वॉइस क्रिप्टिकली कहता है कि आर्थर को ये सब जल्द ही पता चल जाएगा। आर्थर को मिस्टीरियस वॉइस की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह साफ साफ कह देता है कि उसे इस पर भरोसा नहीं। लेकिन वह वॉइस काम रहते हुए उसे याद दिलाता है कि इस जगह से उसे बाहर निकालने वाला सिर्फ वही एक है। होम शब्द सुनते ही आर्थर की मेमोरी तेजी से चलने लगती है। उसे अपने पीछे छोड़े गए पेरेंट्स की याद आती है, और सबसे जरूरी उसका वह सिबलिंग जो उसकी माँ के पेट में पल रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग जूस तक सेफली पहुंचे भी या नहीं, या फिर वो अभी भी सही सलामत भी है या नहीं। उसके मन में इतने सारे सवाल थे जिनका जवाब चाहिए था। रियलिटी चेक मिलते ही वह एकदम हम्बल हो जाता है और पोलाइट उस मिस्टीरियस बीइंग को मिस्टर वॉइस कहकर एड्रेस करता है। फिर वह रिक्वेस्ट करता है कि क्या वह उसे इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता है। दी वॉइस हंस पड़ी। आदि म्यूज कैसे ये कभी एरोगेंट बच्चा अब इतनी जल्दी हम्बल हो गया। उसने माना कि उसे आर्थर की क्विक विट पसंद आई, लेकिन एक बात से वो इरिटेटेड थी। उसने उसे मिस्टर बुलाया, जबकि असल में वह एक लेडी थी। फिर भी क्योंकि आर्थर के शब्द पोलाइट थे, तो वॉइस ने उसे गाइड करने का फैसला ना किया। थोड़ी ही देर में आर्थर के दिमाग पर जैसे एक झटका सा लगा, और अचानक उसे अपने आसपास सब कुछ दिखने लगा। यहाँ तक कि दूर दूर तक की चीजें भी। इस रियल लाइफ आर्थर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर रिकवर कर रहा था, बस हल्के एक्स और पेंस बाकी थे। दोपहर तक उसे थोड़ा बेटर फील होने लगा, लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। आखिर उस औरत ने उसे बचाया कैसे? उसे कैसे पता चला कि आर्थर गिर रहा था, और उसने सिर्फ उसे ही क्यों बचाया? जितना आर्थर इन सवालों के जवाब जब ढूंढने की कोशिश करता, उतना ही और सवाल बढ़ते जाते। अचानक आर्थर के कानों में पानी की मीठी आवाज आई। उसने अपने रास्ते में खड़ी एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर रिवर में बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। जैसे ही वह ठंडे पानी में डूबा, उसे बहुत राहत महसूस हुई। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस लेडी फिर से बोल पड़ी, उसे छेड़ते हुए कि वो कितना केयर फ्री बिहेव कर रहा है। फिर अचानक उसने एक अनएक्सपेक्टेड कमेंट कर दिया। वो आर्थर के मनहुड़ के साइज पर सवाल उठाने लगी, डिसअपे एक्सप्रेशन के साथ। आर्थर एकदम शर्मिंदा हो गया और तुरंत अपने कपड़े पहन फिर उसने अपनी वाटर पाउच भरी और कुछ खाने का इंतजाम किया ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे। उसे पता था कि वह पहाड़ से ईस्ट डायरेक्शन में गिरा था, यानी वह एल्प्स के डोमेन के करीब होना चाहिए। लेकिन उसे फॉरेस्ट एल्शायर की जानी पहचानी फॉग कहीं भी नहीं दिख रही थी, बीस्ट ग्लेड के खतरों को लेकर। उसका डर तब थोड़ा कम हुआ जब उसने देखा कि यहाँ सिर्फ छोटे छोटे जानवर ही थे, लेकिन फिर भी माना से भरपूर इस जगह पर कोई माना बीस्ट ना देखकर उसे थोड़ा सरप्राइज हुआ। आर्थर वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। उसे अपने माता पिता के पास वापस जाना था, खासकर क्योंकि उसकी माँ प्रेग्नेंट थी। अगर उसके मौत की खबर उन तक पहुंची तो ये स्ट्रेस उसके होने वाले सिबलिंग के लिए खतरा बन सकता था। इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना था। काफी देर चलने के बाद आर्थर आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां जहां पे मिस्टीरियस लेडी थी। पहले तो उसने उसे रॉक्स का एक ढेर समझ लिया और राहत की सांस ली, लेकिन तभी वो लेडी बोल पड़ी, मैं कोई जिंदा रॉक्स का ढेर नहीं हूँ। अगर वह उससे मिलना चाहता था तो उसे क्रेविस के अंदर आना होगा। आर्थर ने बिना कोई हेजिन वहां उतरना शुरू कर दिया। अंदर एक अजीब सी फेंट ब्लू आर्केन ग्लो थी। आर्थर ने अपनी डर को काबू किया और धीरे धीरे पैसेज के अंदर बढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो एक ग्लोइंग एबिस में गिरने लगा।
जहां चारों तरफ आर्केन ब्लू एनर्जी थी। जब वह सॉलिड ग्राउंड पर गिरा तो क्रैश इतना ब्रूटल था कि उसके जॉ में बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन फिर भी वह खुद को उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने खड़ा होने की कोशिश की, वैसे ही एक बार फिर गिर गया। उसके सामने एक भयंकर मॉन्स्टर खड़ा था, इतना टेरिफाइंग कि उसे देखकर आर्थर खुद ही पीछे हटने लगा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यही वो मिस्टीरियस लेडी थी जो अब तक उससे बात कर रही थी। वह धीरे धीरे आर्थर की तरफ बढ़ी, जिससे आर्थर का डर और बढ़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लड़की ने उसे सार्कास्टिकली कहा कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो अंदर बग्स चले जाएंगे। फिर उसने अपनी मैसिव हैंड आर्थर की तरफ बढ़ाई, जिससे आर्थर थोड़ी देर के लिए फ्रीक आउट हो गया। कामली उस लेडी ने समझाया कि उसे एक स्ट्रैंग डायमेंशन रिफ्ट ओपन करने में थोड़ा टाइम लगेगा ताकि आर्थर को घर भेजा जा सके। तब तक उसने आर्थर को आसपास मौजूद मैजिकल प्लांट्स और फ्रूट्स खाने को कहा। आर्थर ने सिर झुकाकर ग्रे ड्यूड्स प्रेस किया और ग्लोइंग फ्रूट्स की तरफ बढ़ा। वो इतने शाइनी थे कि उनमें उसकी खुद की साइड रिफ्लेक्शन दिख रही थी। ये देखकर उसे अपने फैमिली के साथ बिताए मोमेंट्स याद आ गए। जैसे ही वो इन थॉट्स में खोया, अचानक वो लेडी मिनिस्टर उसके पीछे से आ गई और उसे इतनी जोर से चौंका दिया कि उसने गलती से वो डेलिकेट फ्रूट उसने अपने हाथों में क्रश कर दिया और उसका जूस पूरे चेहरे पर बिखर गया है का जूस उसके पूरे चेहरे पर बिखर जाता है। बाद में दोनों साथ बैठकर उन फलों को खाने लगते हैं। खाते खाते आर्थर आर्थर को लगता है कि अब इस रहस्यमय क्रीचर से उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बिना ज्यादा देर किए मॉन्स्टर अपना नाम सिल्विया बताती है। जैसे ही नामों का आदान प्रदान होता है, आर्थर के मन में सिल्विया के डरावने अपीयरेंस का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब उसे उन सारे सवालों के जवाब चाहिए जो उसके दिमाग में तब से घूम रहे थे, जब से वह इस जगह पर होश में आया। ये जगह कहाँ है, वो यहाँ अकेली क्यों है, वो कहाँ से आई, उसे वो घाव कैसे में, और सबसे जरूरी उसने आर्थर को बचाया क्यों। सिल्विया पहले उसके सबसे बेसिक सवाल का जवाब देती है। वो बताती है कि ये जगह बीस्ट गले डे और फॉरेस्ट ऑफ एल्शर के बीच की एक नैरो जोन है जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि सिल्विया ने हमेशा इसे आउटसाइडर्स से छिपा कर रखा है। वैसे भी बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं और आर्थर प्रैक्टिकली पहला इंसान है जो उसकी डोमेन में आया है। अब आर्थर थोड़ा और कंफर्टेबल फील करता है और उसे परमिशन देता है कि वह उसे आर्ट बुला सकती है जैसे उसका परिवार बुलाता है। सिल्विया हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और उसके दूसरे सवाल का जवाब देने लगती है। वो बताती है कि वह यहाँ अकेली इसीलिए है क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं बचा। उसके कई दुश्मन दुश्मन हैं जो डेस्परिंग उसे बचाने का कोई बड़ा कारण नहीं था। शायद आर्थर का करेज और उसके द्वारा दी गई कुर्बानी ने उसे प्रभावित किया, या फिर ये बस इसलिए था क्योंकि वह बहुत अकेली थी और किसी से बात करना चाहती। खुद उसे भी ठीक से नहीं पता कि उसने आर्थर को क्यों बचाया। फिर सिल्विया एक हल्की सी अपोलॉजी देती है और बताती है कि उसे रेस्ट करना होगा क्योंकि उसका घाव इफेक्ट हो रहा है और उसे कल डायमेंशन रिफ्ट खोलने के लिए स्ट्रांग रहना। आर्थर उसे रिस्पेक्टफुली गुड नाइट विश करता है और सिल्विया अपनी ब्लैक आर्मरर धीरे दूर चली जाती। उसे जाते हुए देखकर आर्थर सोचता है कि सिल्विया कितनी अकेली लगती, लेकिन जाने से पहले सिल्विया उसे एक आखिरी इंफॉर्मेशन देती है। भले ही वो आर्थर के परिवार और दोस्तों की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देख सकती, लेकिन वो इतना जरूर अश्योर कर सकती है कि वह अब सभी सेफ हैं। यह सुनकर आर्थर कुछ पल के लिए शब्दहीन रह जाता है, लेकिन फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह एक हल्की मुस्कान के साथ सिल्विया को दिल से धन्यवाद देता है क्योंकि यह वही खबर थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। समय बीतता गया और आर्थर और सिल्विया घंटों तक अलग अलग चीजों पर बातें करने लगे। जब भी सिल्विया पोर्टल बनाने की तैयारी नहीं कर रही होती, वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते। ये बातें घंटों से दिनों में और फिर हफ्तों में बदल गई। हालांकि सिल्विया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं बोलती थी, आर्थर धीरे धीरे समझने लगा कि वह असल में कैसी है। इतने समय साथ बिताने के बाद आर्थर ने यह अच्छी तरह जान मान लिया था कि सिल्विया सच में डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर की परिभाषा थी। उसके डरावने रूप के बावजूद वह जेंटल काइंड पेशेंट और वर्म थी। जिस तरह से वह आर्थर की देखभाल करती थी, उसे उसकी माँ की याद दिलाती थी। नरम और प्यारी, लेकिन जरूरत पड़ने पर थोड़ी सख्त भी। ऐसे ही एक दिन आर्थर को एक अनप्लेस्ड की जिन्होंने उसके परिवार पर हमला किया था, उनके लीडर का चेहरा उसके दिमाग में जलती हुई छवि की तरह बसा हुआ था और उसे लगता था कि जब तक वह उस आदमी से बदला नहीं ले लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। तभी अचानक सिल्विया उसे फोरहेड पर हल्का सा ठोका देती है, जिससे आर्थर कुछ फीट दूर जाकर गिरता है। फिर एक काम लेकिन फर्म आवाज में सिल्विया कहती है कि आर्थर की सोच पूरी तरह गलत नहीं। वो बैंडिट्स मौत के लायक थे और इसी वजह से उसने उस मैच को नहीं बचाया जो आर्थर के साथ गिरा था। लेकिन फिर भी वो आर्थर को समझाती है कि अगर उसने अपने दिल को ट्रेड और रिवेंज से भर लिया तो अंत में वह खुद को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सिल्विया उसे समझाती है कि उसकी जर्नी में और भी मिसफॉर्च्यून्स आएंगे, लेकिन वो ग्रीफ और रेज को
अपने ऊपर हावी ना होने दे। उसे अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए, फ्यूचर की तरफ हिम्मत और मुस्कान के साथ बढ़ना चाहिए, तभी वह असली जीत हासिल करेगा। आर्थर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मोरालिटी और लाइफ लेसन सुनेगा जिसका पूरा अपीयरेंस किसी डरावने नाइटमेयर जैसा था। लेकिन फिर भी सिल्विया की बातें उसके दिल में गहराई तक उतर जाती। आर्थर को पता भी नहीं चलता जब सिल्विया उसकी कंटेम्पलेशन से बाहर खींचकर उसे याद दिलाती कि उसने अब तक अपना फ्रूट पूरा फिनिश नहीं किया। हे आर्थर गौर करता है कि सिल्विया का घाव और भी ज्यादा खराब लग रहा है, लेकिन वह उसे तुरंत आश्वस्त करती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसके घाव का समय समय पर बिगड़ना उसके लिए नॉर्मल बात है। फिर भी उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसके हिसाब से इंसान आमतौर पर 12 या 13 साल की उम्र में अपनी मैना कोर को अवेक करते हैं। तो फिर आर्थर इतनी कम उम्र में ना सिर्फ अपना कोर बना चुका है, बल्कि माना को कई ट्रेंड मेजर्स से भी ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करना सीख चुका है। सिल्विया के इस सवाल पर आर्थर बड़े गर्व से जवाब देता है कि वो तो बस एक बोर्न जीनियस है। सिल्विया उसकी बात सुनकर थोड़ा अमेज्ड होती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उसे कुछ सिखाना चाहती, एक टेक्निक जिससे वो चलते हुए और शायद लड़ते हुए भी मना अब्सॉर्ब कर सकता है, अगर वो काफी स्किल्ड हो। तो जब सिल्विया इस टेक्निक को डेमोस्ट्रेट करती है तो आर्थर एकदम चौंक जाता है। उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर सिल्विया उसे समझाने लगती है कि माना को लेकर इंसानों की सोच अक्सर बहुत लीनियर होती है। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए उसे छोटे छोटे माइंड्स मूवमेंट से शुरू करना होगा और फिर धीरे धीरे अपनी एबिलिटी को बढ़ाना। लेकिन सिल्विया की ये एब्स्ट्रैक्ट बातें आर्थर के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होती, इसलिए वो माना बीस्ट्स का एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती। बीस्ट्स नेचुरली इस स्किल को सीख लेते हैं, लेकिन इंसान क्योंकि देर से अवेक होते हैं, उनके लिए ये मल्टीटास्किंग करना आसान नहीं होता। हालांकि आर्थर पर यह लिमिटेशन लागू नहीं होती, इसलिए अगर वह मन लगाकर प्रैक्टिस करे तो उसे इसमें महारत हासिल हो सकती है। ये सुनकर आर्थर का जोश सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह पूरी डेडिकेशन से इसे सीखने की कसम खाता है। जब सिल्विया पोर्टल बनाने में व्यस्त होती है, आर्थर पूरी लगन से अपनी प्रैक्टिस में डूब जाता है, लेकिन उसका गलत मूवमेंट उसे बार बार गिरा देता है। इस स्किल को पूरी तरह सीखने का मतलब है कि वह बिना अपनी माना फ्लो को डिस्टर्ब किए एफिशिएंटली फाइट कर सके। लेकिन आर्थर हार मानने वालों में से नहीं। वह बार बार स्विंग्स करता रहा, बार बार प्रैक्टिस करता रहा, जब तक कि उसने इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर लिया। आखिरकार जब वह इस स्किल को सीख लेता है तो वह खुशी खुशी सिल्विया को अपना छोटा सा अचीवमेंट बताने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन जब वो सिल्विया के पास पहुंचता है तो देखता है कि वह पहले से ही एग्जॉशन की हालत में, वो बिल्कुल लाइफ लग रही थी और उसका विशाल शरीर खून से लटपट था। आर्थर का दिल दहल जाता है। उसकी मैसिव बॉडी से बहता हुआ खून पूरे एरिया में फैल रहा था। घबराते हुए आर्थर उसकी बड़ी हथेली पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पलटने की कोशिश करता है। किसी तरह वो उसे पलटने में सफल होता है, लेकिन उसके घाव पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। लेकिन तभी आर्थर का ध्यान सामने बने पोर्टल पर जाता है। वो पोर्टल आखिरकार पूरा हो चुका था। अब आर्थर को एहसास होता है कि इस पूरे समय जब सिल्विया पोर्टल बना रही थी, उसके घाव धीरे धीरे और खराब हो रहे थे। ये रियल लाइफ तक झक छोड़ देती है। ये सोचकर उसका दिल टूट जाता है कि उसने अपने लिए पोर्टल बनाने के चक्कर में सिल्विया को इस हालत में पहुंचा दिया और उसे अब तक पता भी नहीं चला। तभी सिल्विया अपनी कमजोर फेंट वॉइस में बोलती है और उसे आश्वस्त करती है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आर्थर कुछ भी नहीं कर सकता, बस उसकी ओर लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये कैसे ठीक हो सकता है? आर्थर चीख पड़ता है, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो सिर्फ मेरी वजह से। ये एहसास कि सिल्विया ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि आर्थर और आर्थर अपने परिवार से मिल सके, उसके दिल में गहरा दर्द छोड़ जाता है। पहली बार आर्थर अपने अंदर के बच्चे को खुलकर रोने देता है, बिना किसी झिझक के। जितना लंबा वह एडमिट करना चाहेगा, उससे भी ज्यादा लंबा सिल्विया उसे प्यार से समझाती है कि उनका समय बहुत कम है और वो नहीं चाहती कि ये आखिरी पल आर्थर के गिल्ट में बर्बाद हो जाए। लेकिन आर्थर को खुद को माफ करने का कोई रास्ता नहीं दिखता। सिल्विया उसकी वजह से अपनी जान दे रही थी, लेकिन सिल्विया को कोई पछतावा नहीं था। वह कहती है कि आर्थर की वजह से अब वो इस 4 सेकंड केव को जल्द छोड़ पाएगी और सिर्फ इसी बात के लिए उसे कोई अफसोस नहीं है। धीरे धीरे सिल्विया का शरीर राख में बदलने लगता है। उसकी ब्लैक आर्मर कलर गिर जाती है और उसकी जगह एक जोड़ी चमकते हुए सफेद पंख, रेडिएंट व्हाइट विंग्स उभर आते हैं। आर्थर की आंखें वाइडन रह जाती। सिल्विया अब अपनी असली रूप में थी और आर्थर को अब समझ आता है कि सिल्विया असल में एक ड्रैगन थी, खुद इसे स्वीकार करती है। हाँ, वो एक ड्रैगन है, या कम से कम इंसान उन्हें इस नाम से पुकारते हैं। लेकिन वो आर्थर को याद दिलाती है कि उनके पास बातों में समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है, अब जब उसने अपना असली रूप दिखा दिया है।
उसके दुश्मन जल्द ही उसे खोज लेंगे। जाने से पहले सिल्विया उसे एक आखिरी चीज सौंपे, एक इंद्रधनुषी रंग का एग और अपने कुछ पंख। वह आर्थर से कहती है कि वह इस अंडे को उसके साथ गर्म रखे। सिल्विया उसे कुछ पंख देती है ताकि वह अंडे की ओरा को छिपा सके। आर्थर अभी इस पूरी सिचुएशन को समझ भी नहीं पाता कि अचानक सिल्विया उससे टकरा जाती है। उसी पल किसी रहस्यमयी प्रतिक्रिया के कारण उसके कपड़े फटने लगते हैं और उसकी त्वचा पर अजीब से पैटर्न्स उभर आते हैं। आर्थर घबराकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन सिल्विया ने उसे शांत रहने के लिए कहती है। समय के साथ उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जब उसने जो करना था कर लिया, सिल्विया पोर्टल खोलने का फैसला करती है। हालांकि वो उसे सीधे उसके घर तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कम से कम उसे इंसानों के करीब पहुंचा सकती है। वो आर्थर से तुरंत पोर्टल में कूदने के लिए कहती है। जैसे ही आर्थर छलांग लगाने वाला होता है, अचानक सीलिंग से पत्थर गिरने लगते हैं। सिल्विया बिना वक्त गवाए अपने विशाल पंख फैला देती है और आर्थर को कुछ ले जाने से बचा लेती। लेकिन इस तबाही के पीछे जो शख्स था वो कोई और नहीं, बल्कि एक रहस्यमय प्राणी था जो सिल्विया से काफी हद तक मिलता जुलता था। वो सिल्विया को बड़े ही औपचारिक तरीके से संबोधित करता है और उससे कहता है कि अब जिद छोड़ दे और उसे सौंप दे। अगर सिल्विया उसकी बात मान ले तो शायद वह उसके जख्म भी भर सकता है। आर्थर भी महसूस कर सकता था कि यह प्राणी सिल्विया की पहले वाली ह्यूमनॉइड फॉर्म से काफी हद तक मिलता जुलता है। लेकिन सिल्विया बिना डरे अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और अपने आसपास के समय को फ्रीज कर देती है। अब केवल सिल्विया और आर्थर ही हिल सकते थे। ये साफ था कि उसके पास कहने के लिए कुछ बहुत जरूरी था। वह स्वीकार करती है कि उसने जानबूझकर ट्रांसपोर्ट स्पेल को धीमा किया ताकि वह आर्थर के साथ ज्यादा समय बिता सके। वह जानती थी कि यह स्वार्थी था, लेकिन उसके पास एक आखिरी इच्छा थी। वो चाहती थी कि आर्थर उसे ग्रैंड माए। बस एक बार आर्थर ये सुनकर पूरी तरह से बेफल्ड रह जाता है। वह अविश्वास से सिल्विया को देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि तुम ये क्या कह रही हो। लेकिन जब समय ठहर चुका था और वह एक पल में सिमट गए थे, आर्थर उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम बस मेरे साथ क्यों नहीं चलती, वह बेबसी में कहता है। सिल्विया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह प्यार भरी मुस्कान के साथ जवाब देती है। मैं नहीं जा सकती। आर्थर आर्थर कुछ कह पाता, उससे पहले सिल्विया उसे जबरदस्ती पोर्टल में धकेल देती है। ग्रैंड माँ, आर्थर आखिरी बार उसकी ओर पुकारता है। उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसकी आवाज सुनकर सिल्विया हल्की सी मुस्कान देती है और धीरे से थैंक यू कहती है। और इसी बिटर स्वीट फेयरवेल के साथ उनका सफर एक साथ खत्म हो जाता है। लेकिन आर्थर की कहानी अभी बाकी थी। आर्थर घने जंगल में गिरता है, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ चारों ओर फैले होते हैं। लेकिन उसके दिमाग में बस सिल्विया की ही यादें घूम रही थी। उसका सीना दर्द से भर उठता है, सिर्फ दुख से नहीं बल्कि गुस्से और हताशा से भी। मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, ये सोचकर उसका दिल बैठ जाता है। ये एहसास असहनीय था। गुस्से और दुख में भरा आर्थर जोर से चिल्लाता है। 4 महीनों तक सिल्विया उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। उसने उसे हंसी, प्यार और एक उद्देश्य दिया था। उसके बिना आर्थर को खुद का वजूद अधूरा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक उसकी उसकी आवाज फिर से सुनाई देती है। आर्थर चौकन्ना होकर इधर उधर देखता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि यह सिर्फ एक रिकॉर्डेड मैसेज था। सिल्विया ने पहले ही उसकी चेतना में यह संदेश बसा दिया था, ताकि आर्थर को उसके जाने के बाद भी एक आखिरी सीख मिले। रिकॉर्डिंग शुरू होती है। आर्थर, तुम अभी पूरी सच्चाई जानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा शरीर अभी भी एक 4 साल के लड़के का है, लेकिन तुम्हारी माना कोर पहले ही डार्क रेड स्टेज तक पहुंच चुकी है। वह आर्थर को बताती है कि उसने उसे एक पार्टिंग गिफ्ट दिया है, एक यूनिक विल जो उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। लेकिन आर्थर को कोई खुशी नहीं होती। उसके अंदर कड़वाहट, दुख और अपराध बोध उमड़ने लगता है। जैसे कि सिल्विया उसकी भावनाओं को महसूस कर सकती थी, वह उसे समझाने लगती है। आर्थर, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत दुखी और गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हारा परिवार अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी इस जिंदगी में अब भी एक उद्देश्य है। सिल्विया की आखिरी इच्छा थी कि आर्थर अपने बचपन की मासूमियत और खुशियों को गले लगाए और एक ऐसा इंसान बने जिस पर उसके माता पिता और खुद सिल्विया को गर्व हो। रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले वह एक और बड़ी बात कहती। जब तुम्हारी माना कोर वाइट स्टेज को पार कर जाएगी, तब तुम मुझसे फिर से सुन पाओगे। उस समय मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो मुझे फिर से सुनने को मिलेगी। आर्थर ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा उसे झटका तब लगता है जब सिल्विया उसे किंग ग्रे कहकर विदा लेती। ये सुनकर आर्थर जगह पर जम जाता है। उसने मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कैसे जाना, इतने सारे सवाल उसके दिमाग में उमड़ने लगते हैं। लेकिन वह खुद को संभालता है। अभी मुझे इन सवालों में उलझने का वक्त नहीं है। अगर उसने इस जिंदगी को सिर्फ बदले के लिए जिया, तो ये उसके पिछले जीवन से कोई अलग नहीं होगी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आखिर हूं कहां। आर्थर लंबी सांस लेता है, अपनी माना अब्जॉर्प्शन टेक्निक को सक्रिय करता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है।
आर्थर बिजली की तेजी से जंगल में दौड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि माना का इस्तेमाल करने के बावजूद उसकी दृष्टि अब भी कुछ हद तक सीमित थी। पर एक बात तो साफ थी, वो एल शायर फॉरेस्ट के बीचों बीच था। सिल्विया ने उसे जो माना रोटेशन सिखाई थी, उसमें वह अब भी पूरी तरह माहिर नहीं था, लेकिन अब वह पहले की तुलना में जादू को ज्यादा देर तक बनाए रख सकता था। पर जंगल में घूमते घूमते उसे लंबा समय बीत गया और अभी तक कोई इंसान नहीं दिखा। सिल्विया ने तो कहा था कि मैं इंसानों के करीब पहुंच, लेकिन अब तक एक भी इंसानी निशान तक नहीं दिखा। पेड़ों के बीच कूदते फाते आर्थर को लगने लगा कि वह एक बंदर की तरह पेड़ पर चलने में मास्टर हो गया है। लेकिन तभी एक इंसानी उपस्थिति महसूस होती है। आर्थर सतर्क हो जाता है और तुरंत एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है। नीचे उसे एक घोड़ा गाड़ी कैरेज दिखती है। वह अपने एक्रोबैटिक स्किल्स का इस्तेमाल करके थोड़ा नीचे उतरता है और चुपचाप छिपकर सुनने लगता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। पर जो बातें वो सुनता है उससे उसका खून खोल उठता है। ये घिनौने लोग एक युवा एल्फ लड़की को बंदी बना चुके थे और उनकी बातें साफ इशारा कर रही थी कि वे उसे बेचकर अच्छी कीमत कमाने की फिराक में थे। आर्थर के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। ये गंदे स्वर यहाँ से जिंदा नहीं निकलने वाले। लेकिन साथ ही आर्थर ने एक और चीज पर ध्यान दिया। उनके पास फॉरेस्ट हाउंड्स भी थे। अगर वह उनमें से एक को पकड़ सके तो ये उसके लिए जंगल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा जरिया बन सकता था। पर सबसे पहले इन गुलामों के सौदागरों से निपटना पड़ेगा। वो सीधा हमले की गलती नहीं करना चाहता था। चार पर यह एक साथ वार करना आत्महत्या होगी, तो वह चुपचाप उनका पीछा करता रहा। सही मौके की तलाश में जैसे जैसे रात गहराई, आर्थर को अपना मौका मिल गया। वो एक छोटा सा अखरोट एनेट पास के पेड़ में उछाल देता है। यह हाउंड्स को सतर्क करने के लिए काफी था। एक बदमाश चिल्लाता है, इन कुत्तों को चुप कराओ, वरना जंगल की सारी मुसीबतें हमारे सिर पर आ जाएंगी। जैसे ही उनमें से एक आदमी हाउंड्स को चुप कराने जाता है, आर्थर मौके का फायदा उठाकर अचानक सामने आ जाता है। पहला शिकार, आर्थर अपनी माना फ्यूज हथेली से उसकी गर्दन सीधी काट देता है। खून की एक तेज धारा बह निकलती है और वह आदमी बिना कोई आवाज निकाले नीचे गिर जाता है। आर्थर तुरंत उसकी लाश से एक अच्छी खासी दिखने वाली डैगर उठा लेता है। दूसरा आदमी जो अपने साथी को भेज चुका था सोचता है कि उसे इतना समय क्यों लग रहा है। जब वो देखने जाता है, आर्थर अचानक उस पर हमला करता है और उसकी गर्दन भी एक ही वार में काट देता है। अब दो मर चुके थे, लेकिन आर्थर की सांसें तेज चल रही थी। पर तभी गाड़ी के अंदर एल्फ लड़की चिल्लाने लगती है। नहीं, चुप रहो, आर्थर सोचता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाकी दो बदमाश बाहर आ जाते हैं। आर्थर जल्दी से गाड़ी के पीछे छिप जाता है, पर उनमें से एक को आर्थर की मौजूदगी का आभास हो जाता है। वह झपट कर हमला करता है। तीसरा शिकारा, आर्थर मुश्किल से उसका वार रोक पाता है, लेकिन फिर उसकी टांगे काट देता है। आदमी की भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। दूसरा बदमाश जो दूर जाकर तलाश कर रहा था फौरन वापस लौटता है। वह अपने तड़पते साथी को देखता है और फिर आर्थर पर गुस्से से घूरता है। सावधान, ये बच्चा कोई मामूली नहीं है। ये एक मेज है, घायल। बदमाश डर कर अपने साथी को ये चेतावनी देता है, पर लंबी जुल्फों वाला आखिरी बदमाश यह सुनकर उत्सुक हो जाता है। अब आर्थर खुद एक इनाम बन गया था। एक मेज बच्चा हाथ लग जाए तो इससे भी ज्यादा कीमत मिल सकती है, वह सोचता है। इसलिए वह अपनी तलवार फेंक देता है और नंगे हाथों से लड़ने का फैसला करता है। अब तो तुझे जिंदा पकड़ू छोटे, वह मुस्कुराता हुआ कहता है और तेजी से आर्थर पर झपट है। आर्थर झटपट पीछे हटता है और जवाबी हमला करता है। एक तेज पत्थर सीधा उस बदमाश के मुंह पर दे मारता है। तक वह आदमी पीछे लड़खड़ा आता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। आर्थर तुरंत इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपनी मना इफ्यूज डैगर उसके सीने में फेंकता है, पर वे उसे पकड़ लेता है। हाँ, तू सच में दिलचस्प है, छोटे बदमाश हंसता है और फिर एक जोरदार लात आर्थर के पेट में पड़ती है। आर्थर का छोटा सा शरीर जोर से उछलता है और वह जमीन पर गिरकर लुढ़क जाता है। आर्थर पूरी तरह से आउट ऑफ कमीशन हो चुका है। हाफ हुआ और कमजोर बैंडिट बिना हेसिटेशन के जमीन से उस छोटे बच्चे को उठा लेता है और अपनी ग्रिप में लॉक कर लेता है। लेकिन आर्थर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो जल्दी से उसकी कलाई पकड़ता है और अपने हाथ में माना कंडेंस करना शुरू करता है। एक खास मूवमेंट पर उसकी टेक्निक इतनी बड़ी एक्सप्लोजन कॉज करती है कि बैंडिट का हाथ जलकर बेकार हो जाता है। अपनी फ्राइड हैंड की जलन से वह जोर से स्क्रीम करता है। यह आर्थर के लिए एक क्लियर चांस है और वह बिना हेजिंग किए इसका फायदा उठाता है। वह अपना नाइफ फेंकता है और उस आदमी का गला स्लिट कर देता है। वहीं स्पॉट पर उसे खत्म कर देता है। अब सिर्फ बॉल्ड आदमी बचा है, जो पहले से ही जमीन पर तड़प रहा है। मर्सी की भीख मांग रहा है क्योंकि उसके कटे हुए
लेग्स ने उसे कंप्लीट इमोबिलाइज कर दिया है। लेकिन आर्थर ने ऐसे कम बैक्स के लिए मर्सी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही छोड़ दिया था। बिना कुछ कहे वह अपना काम पूरा करता है। ये इंश्योर करता है कि इनमें से कोई भी इस फॉरेस्ट से जिंदा बाहर ना निकले। अब जब इन गंदे लोगों से छुटकारा मिल चुका है, आर्थर उस टिमिस लड़की की ओर मुड़ता है जो उसे देखते ही डर से सिकुड़ जाती है। वह उसे कुछ स्वीट टॉक और कंफर्टिंग वर्ड्स से काम करने की कोशिश करता है। जब वह थोड़ी शांत होती है तो वह उसके माउथ पर बंधा क्लॉथ खोल देता है। अब जब उसने उसे बचा लिया है तो वह अपने रास्ते जाने का डिसीजन लेता है, लेकिन अकेले छूट जाने का थॉट को डरा देता है। वह तुरंत उससे क्लिंग कर जाती है, अपनी क्यूट और प्लीडिंग आईज से उसे देखने लगती है। आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उन बैड गाइज का सफाया हो चुका है, तो वे उसे चेस नहीं कर सकते। बेसाइड्स एल्ब्स आमतौर पर इस फॉरेस्ट में सेफ रहते हैं, लेकिन लड़की तेजी से अपना सिर हिला देती है और रिमाइंड कराती है कि बीस्ट्स सिर्फ एडल्ट्स से डरते हैं, और उसके पेरेंट्स ने कहा था कि किड्स को हाउंड्स या गोलम ट्रीज खा सकते हैं। बेबी सिटिंग का थॉट आर्थर को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। वो रिलेक्टिविटी कितनी लॉन्ग होगी और उसे रिटर्न ट्रिप के बारे में भी सोचना था। उसे अफसोस होता है कि वे इस कैरेज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे वे आसानी से पहचान में आ जाते। आर्थर एल्फ कम्युनिटी तक पहुंचने को लेकर होपफुल था क्योंकि शायद उनके पास कुछ ऐसा हो जिससे वह वापस ह्यूमन किंगडम जा सके। सप्लाई हंट के दौरान उसे कैरेज में कुछ क्लोथ्स मिलते हैं जिन्हें वह छोटी एल्फ लड़की को देता है और कहता है कि ये क्लोथ्स पहन लो क्योंकि कोल्ड हो सकता है। लड़की उसकी काइंड से खुश होती है और वह प्यार से उसके हेड पर पैट कर देता है। अब वे अपने घरों की ओर बढ़ने के लिए रेडी होते हैं। रास्ते में आर्थर को लड़की के बारे में और जानकारी मिलती है। उसका नाम टेसिया एलिथ है और वह अपनी फैमिली से सेपरेटेड होकर इस फॉरेस्ट में अकेली रह गई थी। वह आर्थर से पूछती है कि क्या वह ह्यूमन किंगडम से है। जब भी वह ह्यूमन किंगडम के बारे में सोचती है तो उसे सिर्फ वही रूमर्स याद आते हैं जो कहती हैं कि सारे मेल ह्यूमंस परवर्ट्स होते हैं और उनकी एक से ज्यादा वाइफ्स होती हैं। इस जर्नी में वे एक दूसरे को टीज और मजाक करते हुए टाइम पास करते हैं। नाइट सेटल होते ही उन्होंने जंगल में एक कैंप सेटअप किया। आर्थर बाहर वॉच रखने का डिसीजन लेता है और टेसिया को रेस्ट करने की एडवाइस देता है। जब टेसिया अंदर जाकर सो जाती है, आर्थर अकेला ब्राइट स्टार्स के नीचे बैठकर अपनी सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करने लगता है। वह सोचता है कि उसका मेन प्लान सिल्विया के दिए गए सीक्रेट को सॉल्व करना था, लेकिन अब उसे पहले एल्फ गर्ल को उसके घर सेफली एस्कॉर्ट करना होगा। लेट नाइट टेसिया बाहर आकर आर्थर को भी रेस्ट लेने के लिए कहती है। हालांकि उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बॉयज के साथ बेड शेयर करने से मना किया था, लेकिन वह कहती है कि एक बार के लिए वह एक्सेप्शन बना सकती है। मगर आर्थर उसे बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही। तब लड़की उसे रिमाइंड कराती है कि अगर वो बाहर रहेगा तो बीस्ट उसे नोटिस कर सकते हैं, इसलिए वह चाहती है कि वह अंदर आ जाए ताकि दोनों सेफ रहे। आखिरकार आर्थर उसकी बात मान जाता है और दोनों एक ही बेड से सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपनी अच्छी स्लीप के बाद वे फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। न्यू सराउंडिंग्स और टाइम के फास्ट पास होने के साथ आर्थर एडमिट करता है कि अपने फैमिली की चिंता और घर लौटने की इम्पेशंस ने उसे एनाइलेक्टेड स्ट्राइक कर देती थी। ये पेन अब उसकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका था। हर दिन जब वह उठता, आर्थर बिना पीछे देखे ही अपना नाइफ फेंकता है जो सीधे उस पेड़ में जा धंसता है जो वुल्फ के सिर के पास होता है। ये देखकर वे सभी जंगली भेड़िए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जंप स्केयर एक्सपीरियंस करते हैं। इस बीच टेसिया लित अपने सामने की डायरेक्शन में इशारा कर रही होती है। तभी आर्थर को फिर से अपने सीने में वो अनबेमेबल पेन महसूस होता है। वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है ताकि टेसिया उसकी मिसेबल हालत ना देख सके, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह उसके लिए और ज्यादा चिंता करे। एक और रात गुजरती है और वे फिर से जंगल के बीच अपना कैंप सेटअप करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे टेसिया आसपास की जगहों को रिकॉग्नाइज करने लगती है, जो एक अच्छा साइन था। हालांकि उनका पेस धीरे हो चुका था क्योंकि टेसिया का शरीर लगातार यात्रा का बोझ नहीं झेल पा रहा था। उसकी मदद करने के लिए आर्थर खुद उसका सामान उठाने लगता है। हालांकि आर्थर के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। माना से अपनी बॉडी स्ट्रेंथ करने के बावजूद उसकी पेन बढ़ती जा रही थी और इसे वरी एल्फ लड़की से छिपाना अब मुश्किल हो रहा था। एक और रात बीत जाती है और फिर से दिन शुरू होता है। सफर के दौरान टेसिया एक अजीब रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वे अब काफी क्लोज हो चुके थे। तो क्या वह उसे आर्ट कह सकती है जैसे उसकी फैमिली कहती है। आर्थर बिना किसी हेजिन के तुरंत उसे ग्रीन लाइट दे देता है। टेसिया को इतनी जल्दी हाँ की उम्मीद नहीं थी, इसलिए आर्थर मजाक में एक्स्ट्रा ड्रामे हो जाता है। वह क्रीपी अंदाज में कहता है कि लेडी टेसासियात के लिए यह एक महान सम्मान की बात होगी कि वह इस हम्बल कंट्री साइड बॉय को आर्थर कहकर बुलाए। टेसिया उसे चिढ़ाने के लिए उसके गाल खींच देती है और दोनों हंसने लगते हैं। इसी बीच टेसिया अचानक कुछ नोटिस करती है और खुशी खुशी उस डायरेक्शन में भाग जाती है।
आर्थर इस सडन एक्साइटमेंट देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसकी नजर में वहां सिर्फ मॉस लीव्स, फॉग और ढेर सारे पेड़ ही दिख रहे थे। फिर भी उनका सफर जारी रहता है। ईमानदारी से कहूँ तो ये माना में अब तक का सबसे लंबा जर्नी लग रहा था, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी था। इस दौरान आर्थर और छोटी एल्फ लड़की के बीच बंड और मजबूत हो गया था। मेंटल एज गैप के बावजूद वे एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। फिर एक और दिन आता है और उनके अननोन जंगलों की एक्सप्लोरेशन जारी रहती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये लंबा सफर आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंच चुका है। टेसिया चारों ओर पेड़ों को छू छू कर कुछ खोजने की कोशिश करती है, और अचानक वह वही ट्री पाती है जिसे वह ढूंढ रही थी। वह कुछ मैजिक करती है और पेड़ के अंदर एक ग्रीन गेट खोल देती है। फिर आर्थर को उसे फॉलो करने के लिए इनवाइट करती है। जैसे ही आर्थर गेट के दूसरी ओर कदम रखता है, वह गिर जाता है और खुद को संभालते हुए आगे देखता है। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह जाता है। पूरी की पूरी एक एल्फ सिविलाइजेशन। ये जगह इतनी भव्य थी कि ब्रिटिश शब्द भी इसकी खूबसूरती के लिए कम लग रहा था। लेकिन जैसे ही वहां के स्थानीय एल्प्स की नजर आर्थर पर पड़ती है, कुछ सोल्जर्स तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। हालांकि वे उसे पकड़ने नहीं आए थे, बल्कि वे पूरी रॉयल प्रोटोकॉल के साथ टेसिया को एस्कॉर्ट करने आए थे। ये देखकर आर्थर को इतना ज्यादा शॉक लगता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है, लेकिन टेसिया बस हल्का सा सिर हिलाकर कंफर्म कर देती है कि ये सब सच है। इसी दौरान एक नाइट रिपोर्ट करता है कि उन्होंने जैसे ही ओरल टेलीफिकेशन गेट का इस्तेमाल होते देखा, वे तुरंत यहाँ पहुंचे। वो ये भी मेंशन करता है कि राजा और रानी भी वापस आ चुके हैं। फिर सीन बदलता है और टेसिया के पैनिक्ड पेरेंट्स उसकी तरफ भागते हुए नजर आते हैं। महिला मेरियल आली एलेनोर की रानी होती और उनके पीछे खड़ा आदमी ऑल्विन आली एलेनोर का राजा। लेकिन तभी एक और बड़ा नाम सीन में एंट्री करता है, वरन आइलेट। यह नाम इतिहास की किताबों में दर्ज है, क्योंकि वह एलेनोर का पूर्व राजा था और उसने ही सपन के मानव राजा के खिलाफ अंतिम युद्ध का नेतृत्व किया था। अब जब पूरा परिवार एक साथ था, आर्थर धीरे से टेसिया को उसके वर्ड पेरेंट्स की ओर धकेल होता है और वे सब उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। ये देख आर्थर को अपने खुद के पेरेंट्स की याद आ जाती, और वह सोचता है कि जब वह घर लौटेगा तो क्या उसकी माँ और पिता भी उसे ऐसे ही वार्म वेलकम देंगे। इसी बीच राजा अल्दीनार आर्थर की ओर मुड़कर हार्टफेल्ट ग्रेट्यूट्स करता है। न सिर्फ एक राजा के रूप में, बल्कि एक पिता के तौर पर भी वह आर्थर का शुक्रिया अदा करता है कि उसने टेसिया को सुरक्षित घर पहुंचाया, और इस मदद के बदले में वह आर्थर को अपने घर चलने का निमंत्रण देता है। आर्थर को कुछ दिनों तक आराम करने की पूरी आजादी मिलती है, लेकिन इस बीच राजा बहुत एक्साइटेड है। उसकी जर्नी की पूरी कहानी सुनने के लिए आर्थर को महसूस होता है कि राजा की आवाज में फर्मस और वर्थ दोनों है। लेकिन उसकी आइस क्लियर कुछ और ही दिखा रही थी। उसकी निगाहों से साफ झलकता है कि ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि सीधा ऑर्डर है। आर्थर रिस्पेक्टफुली उनका धन्यवाद करता ही है कि तभी टेसिया अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है और पूरे प्लेस में घुमाने लगती है। वहां खड़े सभी लोग ये देखकर थोड़ा शॉक्ड होते हैं, लेकिन लड़की बस उसे अपना पूरा किंगडम एक्सप्लोर करवाने के लिए एक्साइटेड होती है। आर्थर का फर्स्ट इंप्रेशन इस जगह को देखकर कंप्लीट अमेजमेंट में होता है। उसे उम्मीद थी कि टेसिया एक प्रिंसेस है तो कोई ग्रैंड सा कासल देखने को मिलेगा, लेकिन जो सामने था वह सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा था। एक मोमेंट के लिए आर्थर को ऐसा फील होता है जैसे वह किसी फैंटेसी नोवेल में एक्सीडेंट एंटर कर गया हो। तभी क्वीन जल्दी से मेड्स को बुलाकर आर्थर का ग्रैंड वेलकम करवाती हैं और उन्हें ऑर्डर देती हैं कि उसे यहाँ सबसे बेस्ट हॉस्पिटैलिटी मिले। आर्थर को ये वीआईपी ट्रीटमेंट अच्छा तो लगता है, लेकिन वह सबसे पहले पहले अपने सफर की सच्चाई बताना चाहता है। टस के पेरेंट्स उसकी पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए फैमिली के कोर मेंबर्स और कुछ सीनियर नाइट्स भी इसे सुनने के लिए गैदर हो जाते हैं। आर्थर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं आर्थर लेन सेपन किंगडम के एक ह्यूमल टाउन से आता हूँ। वह ये भी कहता है कि उसे यहाँ रॉयल फैमिली के बीच होने का सम्मान मिला है। उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा फॉर्मल लगता है, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे बच्चा समझा गया तो ये डिस्कशन ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। किंग खुद भी नोटिस करता है कि आर्थर खुद को सिंपल बता रहा है, लेकिन उसकी मैच्योरिटी और नॉलेज किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जैसी लग रही थी। आर्थर अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि कैसे वो अपने फैमिली से अलग हो गया जब कुछ बैंडिट्स ने उसे घेर लिया। ये पूरी तरह से लाई नहीं था, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं थी। जब उसकी कहानी टेसिया के मिलने तक पहुंचती है तो पूरा माहौल टेंस हो जाता है। राजा ये सुनते ही एक्सट्रीमली एंग्री हो जाता है कि टेसिया को स्लेव ट्रेडर्स ने कैप्चर कर लिया था, और वो भी ह्यूमंस द्वारा। ये साफ था कि राजा पहले से ही ह्यूमंस को पसंद नहीं करता था, और ये न्यूज सुनकर उसकी हेटर और बढ़ गई। आर्थर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि राजा सिर्फ
कुछ स्लेव ट्रेडर्स की वजह से पूरे ह्यूमन रेस को जज कर रहा है। इसलिए वह रिस्पेक्ट के साथ बट फर्म कहता है गुलामी एक प्रोफेशन है, कोई रेस नहीं। ये सुनते ही रूम में खड़े सोल्जर्स अपनी सर्ड्स उसकी तरफ पॉइंट कर देते हैं। लेकिन तभी वरन एलिथोमर किंग अपने हैंड जेस्चर से सभी को काम करवा देता है। वीर आर्थर की स्टोरी को लेकर काफी क्यूरियस होता है और जानना चाहता है कि उसने टेसिया को फ्री कैसे करवाया। क्या उसने किसी तरह डील किया था, क्या उसने मेरस की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन आर्थर साफ कह देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ऑनेस्टली बताता है कि वो भी एक मेज है, भले ही अभी छोटा ही क्यों ना हो। इसका मतलब था कि उसने खुद ही उन स्लेव ट्रेडर्स को एलिमिनेट किया और टेसिया को बचाया। आर्थर की ये बात सुनकर एक नाइट गुस्से में अपनी सोड निकाल लेता है। उसे लगता है कि ये लड़का सबके सामने झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी वरन एलिथ उसे इतनी इंटेंस नजरों से घूरता है कि वह फौरन डर कर पीछे हट जाता है। आर्थर अपनी सीट से उठकर क्लियर वर्ड्स में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी बात पर बिलीव करता है या नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि टेसिया अब सेफ है। मेरी सिर्फ एक विश है कि मैं अपने फैमिली के पास वापस जा सकूं। ये सुनते ही टेसिया शॉक हो जाती है। आर्थर इतनी जल्दी जाने वाला था। उसके पेरेंट्स भी ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि उनकी बेटी इस लड़के के लिए इतना ज्यादा कंसर्न क्यों कर रही थी। आर्थर उसे जेंटली रिमाइंड करवाता है कि ह्यूमंस और एल्ब्स के बीच जो हिस्ट्री रही है उसे देखते हुए ये सही नहीं होगा कि एक ह्यूमन इस किंगडम में ज्यादा टाइम तक रुके। इसके अलावा उसकी बिगेस्ट प्रायोरिटी अपने परिवार को सेफ देखना और उन्हें बताना था कि वह ठीक है। अब किंग खुद बोलने के लिए आगे आता है। वह शॉर्ट में ये बात एक्सेप्ट करता है कि दोनों रेसेस का पास्ट कॉम्प्लिकेटेड रहा है, लेकिन ये भी मानता है कि आर्थर ने उनकी डॉटर की जान बचाई और उसे सेफ घर तक पहुंचाया। इसलिए वह आर्थर को उसके इस काम के लिए एक प्रॉपर रिवॉर्ड देना चाहता है। लेकिन तभी राजा एक अनफॉर्चुनेटली टेलीकेशन गेट सिर्फ हर 7 साल में एक बार खुलता है, जब तीनों रेस का सुमिट कॉन्फ्रेंस होता है। और अब भी इस गेट के खुलने में पूरे 5 साल बाकी थे। हालांकि राजा पूरी तरह से तैयार है कि एक ग्रुप ऑफ गार्ड्स को भेजकर आर्थर को सेफली उसके घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन साथ ही वह ये भी चाहता है कि आर्थर कुछ और समय यहीं रुके ताकि एल्प्स उसे एज अ गेस्ट सर्व कर सके और उसे स्पॉइल कर सके। राजा ये मानता है कि भले ही कुछ एल्स ह्यूमंस के साथ टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे अब भी पुराने युद्ध की ग्रजेस को दिल में रखे हुए हैं। फिलहाल आर्थर को कहा जाता है कि वह यहाँ कंफर्टेबल फील करे, क्योंकि उसकी स्कर्ट अगले दिन सुबह तक रेडी कर दी जाएगी। बाद में आर्थर खुद को एक बेहद लविश रूम में पाता है जो उसे दिया गया था। सबसे पहला काम जो वो करता है वो है एक अच्छी सी रिलैक्सिंग शावर लेना। लेकिन जैसे ही वो नहाने लगता है उसके मोनोकोट की पेन अचानक से तेज हो जाती है, जिससे वो दोहरा हो जाता है। किसी तरह शावर खत्म करने के बाद वो काउच पर जाकर आराम करता है और उस एक को पकड़कर बैठ जाता है जिसे सिल्विया ने उसे सौंपा था। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होती है। जब आर्थर दरवाजा खोलता है तो सामने टेसिया खड़ी होती है बिना की किसी वार्निंग के। वो सीधा उसकी बेली पे हेडबट मारती है, जिससे आर्थर ऑलमोस्ट गैग करने ही वाला होता है। टेसिया क्लियरली अपसेट थी कि आर्थर ने उसके पेरेंट्स से इतनी कोल्डली बात की और ये भी कि वो इतनी जल्दी जाने की प्लानिंग कर रहा था। आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने सिर्फ रिस्पेक्ट दिखाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उसके पेरेंट्स सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं बल्कि पूरे किंगडम के किंग और क्वीन थे। बल्कि अगर किसी को गुस्सा होना चाहिए तो वो आर्थर खुद है, क्योंकि टेसिया ने उसे पहले ही नहीं बताया कि वस्पारा आइडेंटिटी गिराडे डी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन टेसिया अपनी बात पर अड़ी रहती है और साफ कर देती है कि वह ही आर्थर को जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो उसकी पहली सच्ची दोस्त है। ये सुनकर आर्थर थोड़ा सा मुस्कुराता है और फ्रेंडली जेस्चर में उसका हाथ पकड़कर उसके नेक पर रखता है, जैसे वो लाइफ लॉन्ग बॉडीज हो। फिर मजाक में कहता है कि वो अब क्राई बेबी बनना बंद करे और कासल में उसे प्रॉपरली घुमाए। इसके बाद दोनों मिलकर पूरा कासल एक्सप्लोर करने लगते हैं। टसी आर्थर को अपना सबसे फेवरेट स्पॉट दिखाती है, जो खासकर स्प्रिंग सीजन में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, जब चारों तरफ फूल खिलते हैं। वो आर्थर को एक स्पेशल तरह के इंसेक्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाती है, जिन्हें ग्लोबीज कहा जाता है, और उन्हें खास तौर पर वही कल्टिटर है। जैसे ही टेसिया आर्थर को ग्लोबीज दिखाने की कोशिश कर रही होती है, आर्थर को अचानक पीछे से कुछ आता हुआ महसूस होता है। ये एक डैगर थी। आर्थर बिना एक सेकंड वेस्ट किए टेसिया को पकड़कर तुरंत एक साइड में धकेल देता है और उसी पल वो डैगर को हवा में पकड़ लेता है। फिर अपनी इंसेंट स्पीड से रिटेल्ड भी कर देता है। लेकिन ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद वीर एलिथ था, टेसिया का ग्रैंडफादर आर्थर। इस बात से कंप्लीट शॉक हो जाता है कि टेसिया का खुद का ग्रैंडफादर उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन वो ओल्ड मैन कॉमली उसे अश्योर करता है कि आर्थर के हाथ में जो वेपन है वो सिर्फ एक टॉय था,
जब आर्थर थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे रियलाइज हो गया था, जिससे उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। वरन दूसरी तरफ आर्थर की रिएक्शन स्पीड देखकर जेन्युइनली इम्प्रेस्ड होता है। इतनी तेजी से डैगर पकड़ना और तुरंत इसका इस्तेमाल कर करना, ये चीज माइंड बॉगलिंग थी। हालांकि वीर ये भी नोट करता है कि आर्थर की माना यूसेस फिलहाल काफी मीडियोकर है, लेकिन अब उसे कोई डाउट नहीं कि आर्थर ने सच में उन स्लेव ट्रेडर्स को हराया था। आर्थर को समझ नहीं आता कि उसे इंसल्ट फील करनी चाहिए या कंप्लेंट करती है, और उन्हें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर देती है कि वह आर्थर को और टीज ना करे। लेकिन ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन का टीज करने का कोई इरादा था ही नहीं, बल्कि वह आर्थर से जेन्युइनली इंटरेस्टेड था। उसे आर्थर जैसे किसी इंसान से मिले हुए बहुत साल हो चुके थे। फिर अचानक रन एक वुडन सोर्ड आर्थर की तरफ फेंकता है, ये देखने के लिए कि ये लड़का असल में किस चीज का बना है। आर्थर बिना एक सेकंड सोचते ही सोर्ड को पकड़ता है और पूरी स्पीड से डायरेक्टली ओल्ड मैन पर स्लैश कर देता है। लेकिन जैसे ही उसकी सर स्ट्राइक करती है, उसे रियल लाइफ एक मना इल्यूजन था। वीर आर्थर और आर्थर की गट्स देखकर इम्प्रेस्ड होता है कि इतना छोटा लड़का भी पीछे हटने के बजाय लगातार फाइट करने की कोशिश कर रहा था। आर्थर दोबारा चार्ज करता है और एक बार फिर स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन इस बार भी वह सिर्फ एक डीकोय पर हमला करता है। यह मोमेंट वल्नरेबल आर्थर को कंप्लीट ओपन छोड़ देती, और ओल्ड मैन इस मौके का फायदा उठाकर काउंटर अटैक कर देता है। आर्थर किसी तरह तुरंत पीछे हटकर खुद को बचा लेता है, लेकिन फिर भी उसे एक नाटी एल्बो स्मैश झेलना पड़ता है। हालांकि ये चोट उसे रोकने के लिए काफी नहीं थी। बिना रुके आर्थर फिर से वुडन सर्ड लेकर अटैक करता है। उसकी स्पीड इंप्रेसिव थी, लेकिन यह भी साफ था कि वह बेरली होल्ड कर पा रहा था इस ओल्ड मैन के खिलाफ, जो बिना किसी एफर्ट के लड़ रहा था। आखिरकार आर्थर एक बार फिर से ओपन रह जाता है और वीर के एक हार्ड हिट से दूर जाकर गिर पड़ता है। तसिया तुरंत भागकर उसे चेक करने जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस बार वॉरेन कंप्लीट अनहार्म था। आर्थर ने फाइनली अपने सोर्ड से उसे हल्का सा ग्रेज कर दिया था। वेल, ये ओल्ड मैन इस चोट को कंप्लीट डिजर्व करता था, क्योंकि वह खुद को ऐसे शो कर रहा था जैसे उससे बेटर कोई फाइटर है ही नहीं। लेकिन अब वेरन आज आर्थर से एक और राउंड लड़ने के लिए एक्साइटेड लग रहा था। टेसिया पूरी तरह से अपनी बात पर अड़ी रह करती है। वह साफ मना कर देती है कि ऐसा होने देगी, और प्लेफुली अपने ग्रैंडफादर को पिंच कर देती है कि वह आर्थर को और ज्यादा बुली करने के बारे में भी सोच रहा है। लेकिन ओल्ड मैन बस मुस्कुराकर जवाब देता है और एडमिट करता है कि अगर उसने आर्थर पर थोड़ा भी कमजोर लगाया होता तो वह भी खुद किसी ऐसे लड़के के सामने बेबस होता जो उससे दशकों छोटा है। दूसरी तरफ आर्थर को यह देखकर अच्छा लगता है कि वीर उसे इतनी रिस्पेक्ट देता है, लेकिन उसका रिएक्शन देखकर ही ओल्ड मैन सडन सीरियस हो जाता है उसके लिए। अगर आर्थर सच में उसे एक एक एस्टीम और ऑनरेड स्टेचेंस है, बिल्कुल ओल्ड मैन इस बात की पुष्टि करता है कि वह पूरी तरह सीरियस है। लेकिन आर्थर उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक ह्यूमन है, और उसे खुद भी नहीं पता कि क्या इस किंगडम में ह्यूमंस को रहने की इजाजत भी है या नहीं। लेकिन वीरेन उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक आर्थर उसके अंडर है, कोई भी उसे यहाँ से निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। वो उसे ऐसी चीज सिखाने का वादा करता है जो सिपिन के सबसे कैपेबल मेजेस भी नहीं सिखा सकते। फिर भी आर्थर इस टेम्पटिंग ऑफर को पोलाइट डिक्लाइन कर देता है, क्योंकि उसका यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं, जब तक वो अपने पेरेंट्स से रियूनाइट नहीं कर लेता। ये सुनकर ओल्ड मैन उसे एक और प्रॉमिस करता है। वो आर्थर को उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करने का मौका देगा, ताकि उन्हें पता चले कि वो जिंदा और सुरक्षित है। इसके बाद ओल्ड मैन मेड्स को आदेश देता है कि वो टेसिया को नहलाने और फ्रेश करवाने के लिए ले जाए। जैसे ही वो दोनों अकेले होते हैं, ओल्ड मैन आर्थर के कंडीशन के बारे में बात करता है। कैसे उसकी मनाकोर के पास बार बार सीरिंग पेन उठता है, और कैसे वो एपिसोड्स अब पहले से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाता है कि ओल्ड मैन को ये सब कैसे पता है। लेकिन वीर इस सवाल को टाल देता है और कहता है कि ये सवाल पॉइंट है, इसके बजाय आर्थर को ये पूछना चाहिए कि उसकी असली प्रॉब्लम क्या है। फिर वो आर्थर से पूछता है कि क्या उसने कभी बीस्ट विल्स के बारे में सुना है। ये टर्म आर्थर के लिए पूरी तरह से नया था, लेकिन जैसे ही वो इस पे सोचता है, उसका माइंड तुरंत सिल्विया के उस मोमेंट पे चला जाता है जब उसने आर्थर के मने को स्ट्राइक किया था। ओल्ड मैन समझाता है कि कोई भी बीस्ट जो क्लास ए या उससे हायर कैटेगरी में आता है, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी विल या इनहेरेंट एबिलिटी को किसी और को पास कर सके, चाहे वो उसकी ऑन ऑफ स्प्रिंग हो या कोई ऐसा इंसान जिससे वो बॉन्ड बनाना चाहता हो। वरन आर्थर से ये नहीं पूछेगा कि उसे ये बीस्ट विल कैसे मिली, लेकिन वो उसे वर्न करता है कि अभी के लिए ये पावर उसे फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। आर्थर को ये जानकर हैरानी होती है कि ओल्ड मैन को इतनी सारी बातें कैसे पता है, और इसी वजह से आर्थर को लगने लगता है कि शायद वीर के पास भी कोई बीस्ट विल है। वेल, ओल्ड मैन इस बात को डिनायर बल्कि ओपनली एडमिट्स करता है कि वो एक प्रोफेशनल बीस्ट टेमर है, एक ऐसा टाइटल जो उसने खुद अपने अंदर मौजूद मॉन्स्ट्रस विल को कुंकर करके हासिल किया है।
वह समझ सकता है, वह पता है कि आर्थर अपने माता-पिता से मिलने के लिए कितनी ज़्यादा बेताबी महसूस कर रहा है। लेकिन वो उसे साफ-साफ वार्न करता है कि अब भी ऐसा करना बहुत बड़ा रिस्क होगा। आर्थर के अंदर मौजूद बीस्ट विल इतनी पावरफुल है कि उसका इमेच्योर बॉडी उसे संभाल नहीं सकता। अगर इसे जल्द ही कंट्रोल नहीं किया गया तो यही पावर उसे अंदर से पूरी तरह से तबाह कर देगी। आर्थर बेड पे लेटा रहता है, उसके फेस पे ग्लिसनिंग स्वेट दिखता है और उसके शरीर पर एक भारी सेंसेशन महसूस होती है। वो बार बार कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच झूल रहा होता है। उसे एक मॉन्स्ट्रेस की चिंताओं और बर्डन्स का वहाँ पर स्निफिट लगता है। वो एक्सपेक्टेशन जो दूसरों ने उस पर रखी है वो उसे नींद में भी हंट कर रही होती है। लेकिन इस पूरे वेट की असली वजह कोई एथेरियल क्रिएचर नहीं बल्कि टेसिया थी। वो बिना सोचे समझे आर्थर के ऊपर बैठी होती जिससे उसकी एग्जॉशन और भी ज्यादा बढ़ जाती। असल में टेसिया उसे उठाने के लिए आई थी क्योंकि बेर इस नए एक्साइटिंग दिन को जल्दी से शुरू करना चाहती थी। लेकिन आर्थर अभी भी पूरी तरह से सो नहीं पाया था। इसलिए वह अपना शैडो मॉन्स्टर वापस बुलाकर खुद को कुछ और मिनटों के लिए सोने का मौका देता है। बाद में जब आर्थर तैयार हो रहा होता है, टेसिया उससे कंफर्म करना चाहती है कि उसके ग्रैंडपा ने जो कहा था वो सच है या नहीं। आर्थर खुद भी इस बात को लेकर श्योर नहीं है। उसका यहाँ रुकना पूरी तरह से एल्डरन के साथ होने वाले ट्रिप पर डिपेंड करता है। जैसे ही आर्थर उस कैरेज की तरफ बढ़ता है जिसमें उसे एल्डर के साथ सफर करना था, वो देखता है कि किंग और क्वीन एल्डर वरन से प्लीडर रहे होते हैं कि वह अपने डिसीजन पर रिकंसीडर करें। वो आर्गू करते हैं कि किसी ह्यूमन का उनके किंगडम में रहना इनअप्रोप्रिएट एल्डर वायर साफ कर देता है कि आर्थर ने उसका टेंशन पकड़ लिया है। इसलिए वह चाहता है कि आर्थर और कुछ समय यहीं रहे। इसके अलावा उनकी बेटी टेसिया भी क्लियर आर्थर को पसंद करने लगी है, जो एक और रीजन है कि उसे यहाँ कुछ और समय के लिए रुकना चाहिए। किंग एंड क्वीन जितनी भी रिक्वेस्ट करें, एल्डर रंड अपने फैसले पर अड्डा रहता है। वो रॉयल्स को भरोसा दिलाता है कि आर्थर उसकी डायरेक्ट गाइडेंस में रहेगा ताकि पूरे किंगडम को पता चले कि वह उसकी देखरेख में है। एल्डर वेयर को इस तरह आर्थर के लिए स्टैंड लेते देख आर्थर के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही वह कैरेज में बैठते हैं, उनकी जर्नी शुरू होती है। काफी देर तक सफर करने के बाद आर्थर सोचने लगता है कि यह ट्रिप और कितना लंबा होगा, क्योंकि वह जल्द से जल्द ओल्ड मैन के मिस्टीरियस फ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड है। अचानक टेसिया आर्थर के शोल्डर पर लीन करती है और सो जाती है। लगता है कि एक्साइटमेंट की वजह से वह इतनी जल्दी उठी थी और अब उसकी नींद पूरी हो रही। टेसिया, जो कि इस किंगडम की इकलौती प्रिंसेस है, उसने हमेशा एक लोनली एनवायरनमेंट में जिंदगी बिताई है। बचपन में कई बार एडल्ट्स और बच्चों ने उसे फेक दोस्ती दिखाकर हर्ट किया। वक्त के साथ उसने खुद को दूसरों से दूर करना सीख लिया और ने चारों तरफ एक दीवार बना ली ताकि कोई उसके करीब ना आ सके। लेकिन आर्थर के साथ बिताए थोड़े से समय में उसने जितना हंसी मजाक और खुशी दिखाई है, वो पिछले कई सालों में भी नहीं दिखी। इस बात से ओल्ड मैन सच में खुश है और वह आर्थर का धन्यवाद करता है। कुछ देर के सफर के बाद कैरेज रुक जाती है और वह किसी सुनसान जगह पर बने एक अकेले खड़े घर के सामने पहुंचते हैं। अब आर्थर और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि यह मिस्टीरियस फ्रेंड आखिर कौन है जिसके लिए फॉर्मर फॉनर किंग को इतनी दूर इस रूरल एरिया तक आना पड़ा। लेकिन ओल्ड मैन में ये अचानक गुस्से में आ जाता है। वह पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारता है और अंदर मौजूद विच को बाहर आने के लिए चिल्लाने लगता है। कुछ ही देर में एक औरत बाहर आती गुस्से और नॉयस से भरी हुई, वीर की बदमाशी और बेहुदा हरकतों से परेशान होकर वह भड़क जाती है। फिर ओल्ड मैन आर्थर को इंट्रोड्यूस करता है। वो लिलिया डारन है, एक पुरानी दोस्त और एक बेहद खास डेविएट वायर के अनुसार वो आर्थर की मदद कर सकती है। आर्थर भले ही छोटा हो लेकिन उसके मैनर्स बेमिसाल हैं। वो तुरंत सम्मान से सिर झुकाकर लिलिया का अभिवादन करता। लिलिया ने अंदर बुलाती है और आर्थर इस पर विचार करता है कि एक देवी आंट होने के नाते लिलिया की मैजिक चार बेसिक एलिमेंट्स में नहीं आती, कुछ कुछ उसकी माँ की एबिलिटीज की तरह। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि लिलिया उसकी मदद कैसे कर सकती है। आर्थर को कोई इम्पेशेंट ब्रेड नहीं दिखना, लेकिन वो इस बात को लेकर काफी क्यूरियस होता है कि लिलिया उसे उसके पेरेंट्स तक पहुंचाने में कैसे मदद करेगी। आखिरकार लिलिया उसे समझाती है कि वो एक डाइवर है। इस तरह की मैजिक हर मेज के लिए अलग होती है, लेकिन वो इस कला में काफी कैपेबल है। इसका मतलब है कि अगर वो चाहे तो कोई भी उससे कुछ छिपा नहीं सकता। उदाहरण के लिए, उसे पहले से ही पता है कि आर्थर बहुत स्पेशल है, इतना स्पेशल कि उसकी जिंदगी के कुछ हिस्से तो वो खुद भी नहीं देख सकती। लेकिन उसे मालूम है कि आर्थर यहाँ उसकी क्लियर माइंड एबिलिटीज के लिए नहीं आया है, बल्कि इसीलिए आया है ताकि अपने माता पिता से संपर्क कर सके और उन्हें बता सके कि वह जिंदा है। लिलिया उसे बेसिन के पानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है और जैसे ही आर्थर उसकी बात मानता है, वो अपनी मैजिक शुरू करती है। आर्थर को कहा जाता है कि अगर उसने अपने पेरेंट्स को पानी में ने देख लिया तो वो उनसे बात भी कर पाएगा। आर्थर कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है और तभी दृश्य बदल जाता है।
अब फोकस उसके माता-पिता पर जाता है। वहाँ वो उसकी माँ और पिता खाना खा रहे होते हैं। कुछ ऐसा जो आर्थर को पहले बहुत पसंद था। अचानक उन्हें आर्थर की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनते ही वह दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, जैसे कि वह फ्रीज़ हो गए हों। और जैसे ही आर्थर कहता है कि वह उनका बेटा है, उनका शरीर पूरी तरह से जड़ हो जाता है। उनके हाथों से चम्मच छूटकर गिर जाते हैं, क्योंकि वरदा इस अकल्पनीय सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। आर्थर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह सच में उनका बेटा है और वह सीधे उनके दिमाग में बात कर रहा है। फिर वह बताता है कि उसके पास सारी बातें समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन वह जिंदा और सुरक्षित है। आर्थर गिरते गिरते बच गया था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। फिर वह बताता है कि वह इस वक्त एलेनोर के किंगडम में एल्ब्स के साथ रह रहा है, लेकिन ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। आर्थर अपने माता पिता को यह भी कहता है कि वह खुद को दोषी मत समझे, उसे अपने फैसले पर फक्र है और अगर उसे मौका मिलता तो वह फिर से वही फैसला लेता है। इसके बाद वह अपने इलनेस के बारे में थोड़ा बताता है और कहता है कि उसे यहाँ और कुछ समय रुकना पड़ेगा ताकि उसका इलाज हो सके। आर्थर मानता है कि उसे नहीं पता कि उसे दोबारा बात करने का मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि इस कनेक्शन को बनाने में केवल एक ही औरत मदद कर सकती। फिर आर्थर अपने पिता से अनुरोध करता है कि वह उसकी माँ और बेबी को सुरक्षित रखे। इस बीच वह अपनी ट्रेनिंग जारी रखेगा और अपने पिता को प्रकर्ड वन करता है कि जब वो वापस लौटेगा तो हो सकता है कि उनका गर्भी बेटा उन्हें शायद पारंग मैच में हरा भी दे। और इसी इसी के साथ ये सेरेब्रल स्काइप सेशन खत्म हो जाता है। आर्थर का पिता आंसुओं में फूट पड़ता है और उसकी माँ भी उसके साथ रोने लगती है। वो इस बात पर मुश्किल से यकीन कर पा रहे हैं कि आर्थर जिंदा है। अपने बेटे की आवाज सुनकर जो खुशी और एक्साइटमेंट उन्हें महसूस हो रही है, वो इतनी ज्यादा है कि आर्थर के माता पिता एक दूसरे को खुशी से गले लगा लेते हैं। आंसू सिर्फ माता पिता के ही नहीं निकल रहे। आर्थर भी इस बातचीत से पूरी तरह ओवरवेल्ड है, लेकिन वह खुद को संभालता है और ओल्ड मैन को बताता है कि अब वो पूरी तरह से तैयार है जो भी आगे आने वाला है उसका सामना करने के लिए। लीला के पास उनकी छोटी सी विजिट के बाद ग्रोप वापस महल लौटता है, जहां किंग और क्वीन पहले से ही उनके स्वागत के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही एल्डर रन और टेसिया अंदर जाते हैं, आर्थर को खुद राजा रोक लेते हैं। लेकिन राजा उसे रोकते इसलिए नहीं है कि वह आर्थर को नापसंद करते हैं या उसे अंदर आने से रोकना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सुलह करना चाहते हैं। यहाँ तक कि रानी भी अपने पिछले व्यवहार के लिए अफसोस जताना चाहती है। आर्थर, जो हमेशा से एक क्षमाशील इंसान रहा है, खुशी खुशी इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए तैयार होता है। वह तो राजा से दोस्ती भरे हाथ मिलाता है। हालांकि टेसिया को यह तरीका थोड़ा अजीब लगता है। उसके हिसाब से अगर राजा और रानी सच में बचता रहे तो उन्हें कम से कम आर्थर को शहर घुमाने की इजाजत देनी चाहिए। कुछ ऐसा जिसका उसे बहुत इंतजार था। अब जब राजा और रानी के पास उन्हें रोकने की कोई ठोस वजह नहीं होती, तो आर्थर और टेसिया शहर घूमने निकल जाते हैं। टेसिया आर्थर को एलेनोर की हर खास चीज दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन इसी दौरान आर्थर आर्थर गलती से एक एल्फ से टकरा जाता है, या यूं कहें कि वो एल्फ जानबूझकर उससे टकराता है। वो क्लियर आर्थर को नीचा दिखाने और पूरी ह्यूमन रेस का मजाक उड़ाने के लिए कोई मौका तलाश रहा था। वो आर्थर की तरफ उंगली उठाकर बोलता है कि चाहे एल्डर वेयर ने उसे पसंद किया हो, लेकिन वो इस जगह का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। आर्थर को ये घमंडी लड़का देखकर गुस्सा आता है, लेकिन टेसिया तुरंत सामने आकर उसे जवाब देने लगती है। वो एल्फ खुद को फिथिप्स बताता है और टेसिया से अकड़ कर पूछता है कि वो आर्थर जैसे साधारण इंसान के साथ कैसे रह सकती है। फिथ, जो खुद को एक महान योद्धा समझता है, टेसिया को यह सुरक्षा देने की पेशकश करता है, लेकिन आर्थर मजाकिया अंदाज में उसकी बातों को उलट देता है, जिससे फिथ बुरी तरह चिढ़ताला खून खोल उठता है। अपने नाइटहुड का मजाक उठता देख फिथ गुस्से में आकर आर्थर को एक ड्यूल युद्ध के लिए चुनौती दे देता है। आर्थर, जो पहले से ही इस बंदे को स्टूपिड समझता था, अब देखता है कि वह उसकी सोच से भी ज्यादा मूर्ख है। टेसिया तुरंत गुस्से से फित को घूरती है और पूछती है, तुम एल्डरवेयर के शिष्य को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? फित साफ करता है कि वह अपनी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने देगा। उसे बचपन से यही सिखाया गया है। अपनी प्राइड बचाने के लिए वह आर्थर से कहता है कि या तो वह इस चुनौती को स्वीकार करे या डर कर भाग जाए। फिर आर्थर को एक्स्ट्रा प्रेशर देने के लिए उसे याद दिलाता है कि एल्विन सोसाइटी में उसकी ये लड़ाई एल्डर रन की रेपुटेशन को भी प्रभावित करेगी। आर्थर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एल्स में ड्यूलिंग इतनी गंभीर चीज होती। फिथ, जो इस दंगल को जल्दी शुरू करना चाहता था, आर्थर की चुप वहां समझ लेता है। वो तुरंत टेसिया से आग्रह करता है कि वो इस ड्यूल के ऑफिशियल रेफरी बने। टेसिया थोड़ा हिचकिचा हुए सहमत हो जाती है। जैसे ही टेसिया संकेत देती है, फिर तेजी से आगे बढ़ता है, पहले वार करने के इरादे से। लेकिन आर्थर बिना हिले डुले खड़ा रहता है, फिर बस एक ही घूंसा मारता है, इतना ताकतवर कि फित का मुंह खुल जाता है और वह कई फीट दूर जाकर गिरता है। आर्थर वहीं खड़ा रह जाता है, सच में ये सोचकर कि क्या बस इतनी ही मेहनत से डोल जीता जा सकता है। टेसिया को इस नतीजे से कोई हैरानी नहीं होती।
आर्थर खुद सोच में पड़ जाता है, क्या वह सच में इतना ताकतवर हो गया है या ये बस एक तुक्का था। लेकिन इससे पहले कि आर्थर इस बारे में और सोचे, टेसिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहां से खींच लेती है। एक बार फिर उनकी जर्नी जर्नी जारी रहती है और आर्थर महसूस करता है कि वो इस छोटी प्रिंसेस के और करीब आता जा रहा है। बाकी दिन फिथ जैसे इरिटेटिंग लोगों से निपटने जितना रोमांचक नहीं था, लेकिन फिर भी ये आर्थर के लिए एक अच्छा ब्रेक था। रात होते होते जब आर्थर और टेसिया साथ बैठते हैं, टेसिया उससे पूछती है कि क्या वो आने वाली कड़ी ट्रेनिंग को लेकर नर्वस महसूस कर रहा है। आर्थर को भी अगले दिन की ही जिम्मेदारी का दबाव महसूस होने लगता है। वो एल्डर रन की बातों को याद करता है। डबल एस्ट आर्थर को एल्डर वीर की चेतावनी भरी बातें बिल्कुल साफ साफ याद थी। वीर ने उसे क्लियरली बताया था कि ये ट्रेनिंग आसान नहीं होगी। असल में आर्थर को खुद को तैयार करना होगा आने वाली मुश्किलों के लिए। मैनिक और असिमुलेशन प्रोसेस का दर्द असहनीय होगा। अगर इसे समझने के लिए कोई एग्जाम्पल चाहिए तो ये कुछ वैसा ही होगा जैसे उबलते हुए टार में पूरा शरीर डुबो देना। आर्थर अनजान भूमि में फंस जाएगा, अपने परिवार की कंफर्ट से बहुत दूर। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल लगेंगी, लेकिन वीर ने वादा किया था अगर आर्थर इन ट्रायल्स को सहन कर लेता है तो जो इनाम उसका इंतजार कर रहा होगा वह अविश्वसनीय होगा। आर्थर का संकल्प। आर्थर अपनी सोच से बाहर आता है और टेसिया की तरफ डिटरमिन स्माइल के साथ देखता है। वो उसे बताता है कि वह नर्वस नहीं बल्कि एक्साइटेड है। वो बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा है। ट्रेनिंग, अपने माता पिता से दोबारा मिलना और खुद को और मजबूत बनाना, ये सब कुछ वो आगे देखने के लिए उत्सुक है। वो इंतजार नहीं कर सकता कि उसका भविष्य क्या लेकर आएगा। सीजन का अंत और नए अध्याय की शुरुआत, यहीं पहले सीजन की कहानी खत्म होती है और आर्थर पूरी तैयारी के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने को तैयार होता है। साल बीतते हैं मानो पलक झपकते ही। अब हम देखते हैं कि टेसिया और ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। वो यहाँ आर्थर को जगाने आई है, जो खुद भी पहले से काफी बड़ा और ताकतवर लग रहा है। ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता भी पहले से काफी बदल चुका है। जैसे ही वे एक दूसरे से मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, ओल्ड मैन बीच में आकर टोकता है और उन्हें उनकी अगली लेसन के लिए तैयार होने को कहता है। मैजिक सिस्टम की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एक्शन शुरू करने से पहले एक छोटा सा एल ड्रॉप। 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, फायर, वाटर और विंड। लेकिन इससे ऊपर हायर फॉर्म्स भी होते हैं, आइस, ग्रेविटी, लाइटनिंग और साउंड। हायर एलिमेंट्स सिर्फ उन्हीं बेसिस द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं जिन्होंने अपने फाउंडेशन एलिमेंट्स में मास्टरी हासिल कर ली हो। इन्हें डेविएंट्स कहा जाता है। दवा सिर्फ अर्थ और फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनमें इन एलिमेंट के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है। उनकी खासियत होती है धातु मेटल को मोल्ड और बेंड करने की क्षमता। सबसे स्किल्ड डुओज फायर और अर्थ को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि वो मैग्मा तक समन कर लेते हैं। एल्प्स को वाटर, विंड और अर्थ पर ह्यूमन से ज्यादा कंट्रोल होता है। कभी कभी रेयर केसेस में एल्प्स ऐसे डिविंड बेस भी पैदा कर सकते हैं जो पौधों, प्लांट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एल्व हायर फॉर्म्स वाटर, विंड, अर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ह्यूमन सबसे ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। ह्यूमंस किसी भी 4 बेसिक एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और यही एकमात्र रेस है जो किसी भी एलिमेंट में डीन्स पैदा कर सकती है। ह्यूमंस में एमिटर्स और हीलर्स जैसे रेयर नोमस भी होते हैं जिन्हें किसी एक एलिमेंट में बांधा नहीं जा सकता। तीनों रेसेस के बीच एक डेलिकेट पावर बैलेंस है। उनकी पॉपुलेशन, मैजिक अफिनिटी और मेज डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए टेसिया की ट्रेनिंग और आर्थर की मनोदशा। आर्थर ये सारी बातें सुनकर अपने मास्टर से पूछता है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है। वीर थोड़ा सोचकर इसे अप्रूव कर देता है, लेकिन टेसिया को कुछ कहना होता है। वो समझती है कि आर्थर की असिमिलेशन प्रोसेस उसे उसकी बीस्ट विल के लिए तैयार कर रही है, लेकिन उसे लगता है कि अगर आर्थर को सही में मजबूत बनना है तो उसे उसी तरह से फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए जैसे वो करती है मैजिक का इस्तेमाल करते हुए। आर्थर इस बात को समझता है। बीते 3 सालों में उसे रेसेस के बीच के फर्क को और गहराई से महसूस हुआ है। ह्यूमंस को टैलेंटेड माना जाता है अगर वे अपनी मैजिक लेड प्री टीन्स में अवेक कर लेते हैं, लेकिन एल्ब्स के लिए 10 साल की उम्र में अवेक होना नॉर्मल बात है। तसिया तो और भी जल्दी सिर्फ 9 साल की उम्र में अवेक हो गई। तब से उसने मैजिक की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। एक ट्यूटर से सीख रही थी और अपने ग्रैंडफादर से कॉम्बैट ट्रेनिंग भी ले रही थी। ओल्ड मैन मजाक में टेसिया से पूछता है कि कहीं वह इसलिए नाराज तो नहीं कि ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ उसी की पिटाई हो रही है। टेसिया जल्दी से इस बात को स्वीकार कर लेती है। जितनी कठिन ये ट्रेनिंग लगती है, आर्थर जानता है कि टेसिया भविष्य में एक बेहद खतरनाक योद्धा बनने वाली है। आर्थर की असली ताकत। अब ओल्ड मैन टेसिया के लिए एक चीज क्लियर करता है। वह समझाता है कि आर्थर पिछले 3 सालों से अपनी हड्डियों, मांसपेशियों और अंग को
माना के साथ फ्यूज कर रहा है। टेसिया की तरह शारीरिक ट्रेनिंग ना करने के बावजूद जब यह प्रोसेस पूरी होगी तो आर्थर का शरीर एक वेटर वॉरियर से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा। अब आर्थर की तरफ मुड़ते हुए ओल्ड मैन देखता है कि 3 सालों की माना फ्यूजन भी उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन नहीं कर पाई, तो अब वो आर्थर की मदद करने की ठान लेता है। आज के बाद आर्थर सच में एक ट्रू बीस्ट टेमर बनने वाला है। वो उन एडवेंचर्स की तरह नहीं होगा जो अपनी बीस्ट फल्स को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। रन के पास आर्थर के लिए एक बड़ा प्लान है। वो उसकी माना कोर को इग्नाइट करने वाला है। ओल्ड मैन अपनी बहुत सारी माना आर्थर के शरीर में डालता है और उसे रीअरेंज को तुरंत ही समझ आ जाता है कि ये सिर्फ गर्म नहीं बल्कि सीधा नर्क जैसा दर्दनाक है। जलता हुआ दर्द उसकी नसों में दौड़ता है और उसके सीने से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि लगभग अंधा कर देने वाली लगती है। फिर अचानक एक जबरदस्त एनर्जी वेव पूरे हॉल में फैलती है और ओल्ड मैन और टेसिया दोनों को उड़ाकर दूर फेंक देती है। आर्थर का नया रहस्य। जब प्रक्रिया खत्म होती है टेसिया और ओल्ड मैन घबराते हुए आर्थर के पास भागते हैं। संभवतः आर्थर ठीक लगता है। वो बस थोड़ा भ्रमित और अस्थिर है, लेकिन इतनी भयानक शक्ति देखने के बाद पुराने आदमी की रुचि चरम पर पहुंच जाता है। आखिरकार वो आर्थर से उस बीस्ट विल की असली सच्चाई के बारे में पूछता है। आर्थर ईमानदारी से जवाब देता है कि यह उसे एक फीमेल ड्रैगन ने दिया था। ड्रैगन ये सुनते ही ओल्ड मैन पर जैसे बिजली गिरती है। वो एक्साइटमेंट और डिसबिलीफ से पागल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो इतने समय से एक असली ड्रैगन टेमर को ट्रेन कर रहा था। थोड़ी देर बाद आर्थर बेड पर अपनी आंखें खोलता है। ओल्ड मैन राहत की सांस लेता है कि कुछ भी गंभीर नहीं हो। इस बीच आर्थर पूछता है कि क्या उसकी एबिलिटीज को एक सीक्रेट रखा जाएगा। ओल्ड मैन वादा करता है कि हाँ, लेकिन फिर अचानक एक बम गिरा देता है। आर्थर को सिर्फ 4 महीने बाद यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही आर्थर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तो लगा था कि वह यहाँ कम से कम 2 साल और रहेगा। ओल्ड मैन समझाता है कि 3 किंगडम के युवाओं के लिए एक इंटर किंगडम टूर्नामेंट आखिर कंफर्म हो चुका है। जायरा सिटी के पोर्टल को खोल दिया जाएगा जिससे एलेनोर और डार के बीच ट्रेवल संभव होगा। यही कारण है कि टेसिया यहाँ नहीं है। अगर उसे आर्थर के जाने के बारे में पता चलता तो वह पूरी तरह पागल हो जाती। आर्थर को अपने परिवार से मिलने की खुशी तो है, लेकिन उसे लगता है 4 महीने बहुत कम है। ओल्ड मैन मुस्कुराकर उसे रियोरेंस दी बीत जाए। अब जब उसकी एसमिल पूरी हो चुकी है, उसकी ट्रेनिंग और भी कठिन होने वाली है। ओल्ड मैन चला जाता है और उसी समय आर्थर की नजर अपने एग पर पड़ती है। अजीब तरह से एक काउच से गिर चुका है और उस पर क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं जैसे वाइगा मीना हो। कुछ ही देर में एक टूट जाता है और उसमें से एक नन्हा सा ड्रैगन बाहर आता है। सबसे पहले वह एक जोरदार जम्हाई लेता है और फिर तुरंत गिर जाता है। आर्थर पूरी तरह कंफ्यूज रही है, आप में एक रहित रह जाता है कि आखिर हुआ क्या। आर्थर छोटे से प्यारे ड्रैगन को ध्यान से देखता है। स्पष्ट है कि वह आर्थर को पसंद करता है और उतना ही स्पष्ट है कि आर्थर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन मैंने जल्दी ही बोल दिया। अचानक ड्रैगन उसे काट लेता है। आर्थर तकलीफ से चिल्ला उठता है, लेकिन ड्रैगन तुरंत ही उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे आज आर्थर की पसीने से भरी सॉल्टी स्किन का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता। काटने से आर्थर की बाह पर एक बर्न मार्क बन जाता है। फिर छोटा सा ड्रैगन खुश होकर आर्थर को मामा बुलाता है। आर्थर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। मुझसे कौन बात कर रहा है? फिर उसे एहसास होता है ड्रैगन सचमुच उसके दिमाग में बात कर रहा है। आर्थर उसे करेक्ट करता है। मैं लड़का हूँ, कम से कम मुझे पापा बुलाओ। और फिर वो उसका नाम सिल्वी रखता है। उसकी माँ के नाम आर्थर सिल्वी के साथ रिलैक्स कर रहा होता है। जब अचानक वो आधी रात को जाग जाता है, वह देखता है कि टेसिया ने सिल्वी को इतनी जोर से पकड़ रखा है कि बेचारा ड्रैगन चीख चीख कर मदद मांग रहा है। लगता है टेसिया को सिल्वी से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। अगली सुबह आर्थर हॉल में चलता हुआ जाता है और देखता है कि टेसिया अब भी पूरी तरह सिल्वी को लेकर पागल हो रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से सिल्वी उसके लिए वही अफेक्शन नहीं रखती। वे ओल्ड मैन से मिलते हैं। टेसिया एक्साइटेड उसे बताती है कि आर्थर के पास एक नया पेट है। एल्डर वरन सिल्वी की तरफ एक क्यूरियस नजर डालता है और पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। अब तो वो यकीन कर चुका है कि आर्थर उसे इतनी शख्स देकर किसी दिन मार ही डालेगा। आखिर में आर्थर उसे पूरी कहानी बताता है कि सिल्वी कहाँ से आई और क्या हुआ। वीर बताता है कि सिल्वी जैसे प्राणी आमतौर पर तभी हैच होते हैं जब जब उनके अपने जैसे आसपास होते हैं। जब आर्थर सोचता है कि फिर वो उसके सामने ही क्यों हैच हुई, एक ही एक्सप्लेनेशन मिलती है। उसने पिछले दिन सिल्विया की विल को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया था। छोटे ड्रैगन को छुपाने की जरूरत। आर्थर ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या सच में सिल्वी को छुपाना जरूरी है। उसके हिसाब से ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि सिल्वी इतनी पावरफुल है। ओल्ड मैन उसकी बात मानता है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि वह अब भी दूसरी चीजों पर ध्यान दे। उसका मैना कोर को मजबूत करने का प्रोग्रेस इस मिल के दौरान रुक गया था, लेकिन अब जब वह पूरी तरह जाग चुका है, उसे अपने कोर और ड्रैगन वेल दोनों को ट्रेन करना होगा। आर्थर अगले स्टेप के बारे में पूछता है और ओल्ड मैन जवाब देता है बीस्ट विल की पहली स्टेज एक्सेस करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी मेना को
और मजबूत करना और लगातार कॉम्बैट में लगे रहना, बीस्ट टाइमर्स की ये जाली असली शक्ति। आर्थर एक्शन के लिए तैयार होता है, लेकिन ओल्ड मैन एक और बात जोड़ता है, अगर तुम किसी ऐसे बीस्ट टाइमर से लड़ो जो स्टेजेस को यूज कर सकता है, तो तुम्हारी ग्रोथ और भी तेज होगी। तभी ओल्ड मैन खुद अपने बीस्ट को समन करता है। उसका बीस्ट तेजी से उसके चारों ओर लिपट जाता है और उसका पूरा रूप बदल जाता है। बीस्ट टाइमर्स क्या होते हैं? एक बीस्ट टाइमर असल में वो मेज होता है जो माना बीस्ट से इनहेरिटेंस को इस्तेमाल कर सकता है। पहली स्टेज अवाय फेस, इसमें टमर अपने बीस्ट की इनहेरेंट स्ट्रेंथ को बोरो कर सकता है। दूसरी स्टेज इंटीग्रेट फेस, इसमें मेज अपने बीस्ट की असली शक्तियां और कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरह यूज कर सकता है। एल्डर रन ने इस स्टेज को अनलॉक करने में दशकों लगा दिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो एक घातक शैडो पैंथर की शक्तियों को वील्ड कर सकता है। शैडो पैंथर की ताकत अब ओल्ड मैन आर्थर को चेतावनी देता है, जरा ध्यान देना, जब मैं तुम्हारे पीछे स्नीक करता हूँ। आर्थर थोड़ा अनजी महसूस करता है, क्योंकि ओल्ड मैन का मतलब था कि वो इतनी चुपचाप स्नीक कर सकता है कि आर्थर कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगा। और फिर एक सेकंड में ही ओल्ड मैन गायब हो जाता है। आर्थर तेजी से घूमता है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं। फिर अचानक एक हल्का सा टैप उसके कंधे पर महसूस होता है। आर्थर तुरंत घूमता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर सके, ओल्ड मैन फिर से उसके पीछे आ जाता है और उसे पूरी तरह चौंका देता है। आर्थर आखिरकार सरेंडर कर देता है, क्योंकि ओल्ड मैन की स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि वह उसके साथ मैच ही नहीं कर पा रहा था। बीस्ट विल के इंटीग्रेट फेस की सबसे बड़ी कमजोरी ओल्ड मैन बताता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उसकी बॉडी पर भारी असर डालता है। आर्थर अब भी वरन्स की स्पीड से स्टंट था, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात थी कि वो उसकी प्रेजेंस तक महसूस नहीं कर पा रहा था। शैडो पैंथर्स में एक अनोखी एबिलिटी होती है, वो इंस्टेंट हवा और आवाज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे वो पूरी तरह एनडिटेक्टेड बन जाते हैं। अब ओल्ड मैन अपनी तलवार निकालता है। अब असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। आर्थर की कड़ी ट्रेनिंग, दिन तेजी से बीतने लगते हैं। आर्थर पूरी तरह अपनी ट्रेनिंग में डूब जाता है एल्डर रन की गाइडेंस और खुद की मेहनत से आर्थर बीस्ट विल की पहली स्टेज को अनलॉक कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वायर आर्डर आर्थर को यह भी सिखाता है कि अपनी बीस्ट वर्ल्ड की प्रेजेंस को दूसरे मेजेस से कैसे छुपाया जाए। जब आर्थर अपने मनाकोर को मजबूत करने या ड्रैगन वर्ल्ड को और गहराई से समझने में नहीं लगा होता, तो वह वरण के साथ स्पार कर रहा होता है। एसमेल प्रोसेस ने उसकी बॉडी को इतना टफ बना दिया है कि वह बिना रुके ये सब सहन कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद आर्थर अपनी मासूमियत और बचपन की खुशियों को भी जीना नहीं भूल, जैसा सिल्विया चाहती थी। प्रकार वो दिन आ ही गया। आर्थर को जाना हो, टेसिया पूरी तरह टूट चुकी थी। इतने सालों तक हर दिन साथ रहने के बाद उसे यह बताना बहुत मुश्किल था कि अब आर्थर जा रहा है। अब आर्थर की बैग पूरी तरह पैक हो चुकी। वो सिल्विया की दी हुई स्पेशल फेथर से अपने बर्न मार्क को छुपा लेता है। कैरेज आर्थर को ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी गेस्चर करता है। ओल्ड मैन आर्थर को एक पेंडेंट देता है जिस पर एथाउस का क्रेस्ट बना होता है। ये पेंडेंट उसे जंगल में नेविगेट करने में मदद करेगा। अब टेसा की बारी थी कुछ कहने की, लेकिन वह कुछ बोलने के बजाय बस उदास नजर से सिर हिला देती है। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन ये उदासी तुरंत पिघल जाती है जब आर्थर उसे एक जोरदार गले लगा लेता है। उसकी बाबत महसूस करते ही टेसा खुद को रोक नहीं पाती और अनकंट्रोलेबल रोने लगती है। उन दोनों ने अपने आखिरी अल्फाज कहे और फिर आर्थर कैरेज में कदम रखता है, जहां उसे फिथ और कुछ नाइट्स मिलते हैं जो उसके स्कर्ट करने वाले थे। पुरानी दुश्मनी फिथ तुरंत आर्थर को पहचान लेता है, लेकिन आर्थर को उसकी कोई याद नहीं। फिथ चिल्लाने लगता है, याद है जब हमने ड्यूल किया था, जब तुमने अन्यायपूर्ण तरीके से जीता था। जैसे ही आर्थर को फिथ का नाम याद आता है, वो उसे पोलाइट ग्रीट करता है। ये देखकर फिथ थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन फिर उसकी बेइज्जती हो जाती है जब उसके एक दोस्त उसे उसका निकनेम एफ कहकर बुला देता है। एक लोली ह्यूमन के सामने निकनेम एक्सपोज्ड होने पर फित का चेहरा लाल पड़ जाता है। जायरस सिटी द फ्लोटिंग सिटी कैरेज का सफर लाइवली माहौल में बीतता है और फिर पोर्टल के पार जाते ही वे जायरस सिटी में पहुंच जाते हैं। जायरस एक बजिंग सिटी थी, जहां हर तरह के लोग और प्रोफेशन भरे पड़े थे। आखिरकार कैरेज एक ग्रैंड मैशन के सामने रुकती है। यहीं आर्थर का परिवार रह रहा था। टावरिंग दरवाजों के सामने खड़े आर्थर का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो दरवाजा खटखटा आता है और एक मेड दरवाजा खोलती है। उसके पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, मुश्किल से 3 साल की। उसकी ब्राइट आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। और फिर एलिस, उसकी माँ, दिखती है, जो उस नन्ही बच्ची एलेनोर लुविन के पीछे भाग रही थी। लेकिन जैसे ही एलिस की नजर अपने बेटे पर पड़ती है, गिरती है, वो वहीं रुक जाती है। उसके हाथ से पकड़ा हुआ खाना नीचे गिर जाता। आर्थर भी भावनाओं से गिर जाता। ये छोटी लड़की मेरी बहन है। वह अपनी भावनाएं संभालता है, मुस्कुराता है और अपनी माँ को दिल से ग्रीट करता है। एलिस तुरंत भागती है
और आर्थर को कसक गले लगा ले। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये देखकर छोटी एली भी रोने लगते हैं, क्योंकि उसकी माँ भी रो रही थी। पूरा परिवार एक साथ रेनस भी अपने बेटे को देखने के लिए बेताब था। मेंशन के दरवाजे अब भी खुले थे और वो भी दौड़कर गले लगने के लिए आ जाता। पूरा परिवार ही जब फिलहाल एक साथ था ना, सालों के बाद। मुंह का ये क्षण इतना भावुक था कि मेड भी रोने लगी। जब सब थोड़ा शांत हुए तो आर्थर पर सवालों की बौछार शुरू हो जाती, लेकिन छोटी एली को गुस्सा आ रहा था। सब आर्थर को पूछ रहे थे, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था। एलिस उसे देखती है और कहती, जा अपने बड़े भाई को ग्रीट कर। एली हिचक जाती है, क्योंकि वो अभी तक भाई का कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ नहीं पा रही। लेकिन फिर एलिस उसे याद दिलाती है कि यही वो भाई है जिसके बेड टाइम स्टोरीज वो उसे हमेशा सुनाती थी। एली आखिरकार आर्थर के पास आती और अपने बड़े भाई को उसी नाम से बुलाती जिसके वो हकदार था। आर्थर भी गर्मजोशी से उसे जवाब देता है। आर्थर का सच इतना बताना सही, अब आर्थर सबको अपनी कहानी सुनाने लगता है, लेकिन वो कुछ बातें छुपाने का फैसला करता है। वह बताता है कि कैसे वो क्लिफ से गिरने के बाद बचा, लेकिन असली कारण छुपाता है। वो टेसिया, एलेनोर और अपनी रिकवरी के बारे में बताता है, लेकिन सिल्विया के बारे में नहीं। रेनॉल्ड की नजर आर्थर के सिर पर बैठे छोटे क्रीचर पर पड़ती और वह जिज्ञासा से पूछता है, ये क्या है? आर्थर सच बता देता है, मैं 1 माह 20 दिन में पहुंचा, जहां सिल्वी की माँ जख्मी हालत में थी। मैं उसे बचा नहीं सका, लेकिन मैंने सिल्वी को अपनाने का फैसला किया। अब एलिस चिंतित हो जाती, क्या तुम सच में पूरी तरह ठीक हो? आर्थर उसे आश्वस्त करता है, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मेरी तबीयत उस वक्त अनस्टेबल माना के कारण बिगड़ गई थी, लेकिन आर्थर उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताता। हुआ अंदर ही अंदर थोड़ा दोषी महसूस करता है, लेकिन वह जानता है कि यह सब बताना उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जब तक वह और ज्यादा मजबूत नहीं हो जाता। मनोरे और मैनको और स्टेजेस रेनॉल्ड अचानक जोश में आ जाते हैं, तो बेटा अब तुम मोनोर के किस स्टेज पे हो? लेकिन आर्थर उल्टा अपने पिता से उनका मैनकोर स्टेज पूछ लेता है। रेनस गर्व से बताते हैं, मैंने 2 साल पहले ब्रेक थ्रू किया और डार्क ऑरेंज स्टेज में एंटर कर लिया। आर्थर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनके पिता इतना आगे बढ़ चुके होंगे, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि रेनॉल्ड ने कड़ी मेहनत की। रेनॉल्ड अपनी प्राइड को खुलकर दिखाते हैं और फिर वो आर्थर से भी उसका स्टेज पूछते हैं। आर्थर थोड़ा हिचकिचाना है। लाइट रेड रेनॉल्ड के दिमाग में ये शब्द रजिस्टर होते ही वह पूरी तरह से शॉक में चले जाते हैं। होली, रेनॉल्ड चौंक कर चिल्लाते हैं। एली भी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत अपने पिता के शब्द दोहराने लगती है। एलिस गुस्से में नोल्ड को घूरती है, बच्चों के सामने ऐसे मत बोलो। बैकयार्ड में स्परिंग असली टेस्ट शुरू। रेनॉल्ड को बैकयार्ड में स्परिंग के लिए बुलाते हैं। आर्थर ये फैमिलियर साइट देखकर मुस्कुराता है। अब सच में ऐसा लग रहा है कि मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन तभी एक आदमी हड़बड़ा हुए मेंशन में घुसता है। ये विंसेंट हेल्स थे, जो हाई ऑक्शन हाउस चलाते हैं और आर्थर के परिवार की देखभाल कर रहे थे। रेनॉल्ड तुरंत अपने पुराने दोस्त विंसेंट और उनकी पत्नी को इंट्रोड्यूस करते हैं। आर्थर सभी मैनर्स अपनाते हुए शालीनता से झुककर उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन मिस्टर और मिसेस हाई को रेनॉल्ड और आर्थर के बीच जबरदस्त कंट्रास्ट दिखता है। विंसेंट तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि आर्थर सच में डेनस का बेटा है। मिसेस हाई आर्थर को अपनी बेटी लिलिया से मिलवाएं। आर्थर और सिल्वी दोनों गर्मजोशी से उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन लिलिया आर्थर को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो पहली नजर में प्यार में पड़ जाती है, लेकिन आर्थर से नहीं, बल्कि उसके कंधे पर बैठे छोटे से क्रीचर। सिल्वी से बाप बेटे का डुएल बा असली ताकत का मुकाबला। फॉर्मल इंट्रोडक्शन खत्म होते ही रेनॉल्ड एस्ट पारंग के लिए तैयार हो जाता आते हैं। आर्थर भी चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हैं और फिर आर्थर पहले पंच के साथ हमला करता है। पंच सीधा रेनॉल्ड्स की तरफ जाता है, लेकिन नोल्स इसे बेयर हैंडेड ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन आर्थर तुरंत स्ट्रेटजी बदलकर एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है, जिससे रेनॉल्ड चौंक जाते हैं। रेनस छट से आर्थर की मूव को पढ़ लेते हैं और खुद को बचाने के लिए साइड स्टेप करते हैं। आर्थर फिर भी अपर हैंड पा लेता है और रेनॉल्ड को पकड़कर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन नोल्स मिड एयर में ही अपना बैलेंस रिगेन कर लेते हैं और फिर से जमीन पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ और पावरफुल मूव्स के बाद नोल्स को आर्थर की स्किल को मानना पड़ता है, लेकिन वो साफ कर देते हैं कि अब तक वो होल्ड बैक कर रहे थे। अब असली लड़ाई शुरू होगी। नोल्स अपने मुक्के कसते हैं और उनके शरीर से आग निकलने लगती। सचमुच और सिंबॉलिकली दोनों ये ट्रिक मैंने डार्क ऑरेंज स्टेज पर पहुंचने के बाद सीखी है। मेज सिस्टम, दुनिया के नियम। इस दुनिया में जिस बचपन से ही अपनी एलिमेंटल एफिनिटी के साथ पैदा होते हैं, पेरेंट्स महंगे टेस्ट्स करवाते हैं ताकि अपने बच्चों की ताकत और पोटेंशियल को समझ सके। कंजर्स शुरुआत से ही एलिमेंट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑर्नामेंट्स का रास्ता मुश्किल होता है। उन्हें एलिमेंट कंट्रोल करने के लिए एक थ्रेश होल्ड क्रॉस करना पड़ता है। रेनॉल्ड फॉर्मल ट्रेनिंग, नेदर ट्रेनिंग के बिना खुद से लड़ते और सीखते आए थे, और अब जाकर उन्होंने अपने एक्सप्लोसिव मना को
असली आग में बदलना सीखा था। असली खेल तो अब शुरू होगा। लेकिन आर्थर जिस दुनिया से आया है, वहाँ एलिमेंट्स जन्म से नहीं मिलते थे, बल्कि हार्ड वर्क और स्किल से हासिल किए जाते थे। आर्थर को जन्म से ही कई एडवांटेजेस मिले थे, और अब उसने भी अपनी एक सीक्रेट ट्रिक सीख ली थी। अब आर्थर भी अपनी हिडन पावर अनलीश करता है। एक क्रैकलिंग एनर्जी उसके चारों ओर फैलती है। अब देखते हैं कौन किसे हराता है। ऑन फायर। उसके लिए इतना ही मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।